नए साल में बाजार का जोश हाई, निचले स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी 650 पॉइंट उछला। निफ्टी में एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टूब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस ने भरा जोश। मिड कैप और स्मॉल कैप भी हरे निशान में आए। नए साल की पहली कैबिनेट में मोदी सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनी को दिया तोहफा। डीएपी बनाने वाली कंपनियों के लिए स्पेशल पैकेज मंजूर। सब्सिडी के अलावा वित्तीय मदद भी देगी सरकार। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। 2025 में बाजार से ऊंचे रिटर्न की ना रखी उम्मीद। सीएनबीसी आवाज के महापोल में बोले एक्सपर्ट और ब्रोकर्स। मिड और स्मॉल कैप में 20 से 30% तक की रिटर्न की जताई संभावना। बैंकिंग और आईटी सेक्टर कर सकते हैं आउट परफॉर्म। दिसंबर में अनुमान से ज्यादा बढ़ी मारुति की बिक्री। कंपनी ने बेची करीब 29% ज्यादा गाड़ियां। उधर हुंडई ने बेची एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक गाड़ियां, लेकिन बजाज और ने किया मायूस। कुल बिक्री में 1% का दबाव। वहीं स्कॉट्स की सेल्स में करीब 11% की गिरावट। एमएनएम की बिक्री करीब 16% बढ़ी, लेकिन रही अनुमान से कम। बिहार में 10,000 करोड़ के निवेश करार से एसजीविन में जोरदार तेजी। शेयर 5.5% उछलकर बना एफएनओ का टॉप गेनर। साथ ही वायदा में हाल में आए आईआरएफसी, आईआरबी, सीडीएसएल और कल्याण ज्वेलर्स में भी 3 से 4% का उछाल। ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे। फिर श्रेया वीरू और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। और एक अच्छी शुरुआत बाज़ार की और अच्छी रिकवरी। और सुबह आई थिंक वीरू और मैं शो में थे। वीरू, हमारी बात भी हो रही थी जब 9:30 बजे की ये मार्केट आज शायद शॉर्ट को ट्रैप करेगा। एक ट्रैप बन रहा था उस समय और वहाँ सुबह शॉर्ट करने वाले अच्छे खासे फंसे यहाँ पर। और सुबह साइन दिए थे बाज़ार ने कि एक रिकवरी आएगी यहाँ पर। और वो रिकवरी नाउ प्ले आउट होती हुई और इस रिकवरी को आज लीड किया है मार्केट के दो सबसे बड़े स्टॉक्स ने। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। एक बार दोनों का इंटरडे चार्ट देखिए ज़रा स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों ने एक शानदार मोमेंटम दिखाया। ये है एचडीएफसी बैंक डे हाई पर आया और अब आएगा रिलायंस आपकी स्क्रीन पर। ये भी स्टॉक डे हाई पर। इन्होंने मार्केट की हेल्प की और एडवांस डिक्लाइन आज सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट अब हम बात कर रहे हैं 3:1 का एडवांस डिक्लाइन हो चुका है। एग्जैक्ट 3:1, 600 गिरने वाले शेयर, 1800 बढ़ने वाले शेयर। तो बहुत ही शानदार मोमेंटम इस समय मार्केट में। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन आज शायद एफआई के वॉल्यूम्स काफ़ी कम होंगे क्योंकि सिर्फ हमारे बाज़ार खुले। तो कल से थोड़ा सा मार्केट का टेक्सचर का टेस्ट होगा, लेकिन आज एक बार के लिए मार्केट ने लोअर लेवल्स को अच्छे तरीके से डिफेंड किया। आप श्रेया को भी जोड़ते हैं शो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल साल की शुरुआत अच्छी हुई है बाजार के लिहाज से और अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और जैसा कि आप मेंशन भी कर रहे थे सर, मैं सुबह सुन रही थी आपको गौर से और 9:30 बजे आपने बोला था कि हो सकता है कि मार्केट आज शॉर्ट को ट्रैप करेगा और वैसा होते दिखा है। सटीक एनालिसिस आपकी एक तो पहले कैसे कर लेते हैं आप ये, साथ ही अब क्या स्ट्रैटेजी आगे रहेगी? देखिए श्रेया, सुबह खैर वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं एक लक फैक्टर था या जो भी कह लीजिए आप। मार्केट में नॉर्मली अगर एक बड़ी डिक्लाइन के बाद अगले दिन आप प्रीवियस डे के लोग को तोड़ें तो नॉर्मली एक ट्रैप सेट करता है उसमें, क्योंकि लोगों के लॉन्ग्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं प्लस शॉर्ट्स ट्रिगर होते हैं उस वजह से। तो वो उस वजह से आई थिंक वो एक सुबह मेरा व्यू था कि सेकेंड हाफ में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। देखिए अब क्या, ये मार्केट एक रेंज में, हमारी लगातार बात हुई है, कितनी बार हुआ इस मार्केट ने ब्रेकडाउन के साइन दिखाए, कितनी बार हुआ इस मार्केट ने ब्रेकआउट के साइन दिखाए, लेकिन इवेंचुअली ये मार्केट एक रेंज में है। अप साइड पर अब अगला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 23,850 से 23,900। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, 200 डे मूविंग एवरेज। अगर ये क्रॉस हुआ तो हम शायद और शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बड़ा ट्रेंड क्या है? बड़ा ट्रेंड नीचे का है, बड़ा ट्रेंड सेल ऑन रैली का है। तो इसके लिए इस रैली में ना कोई बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस रैली को चेज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपने सुबह ले लिया था उस स्ट्रैटेजी पर जो हमारी बात हुई थी कि यहाँ पर बाय बनता है एक स्टॉप लॉस के साथ, अगर आपने वहाँ ले लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करें। और आज जो भी ट्रेड है ना आप निपटा के जाएँ आज की आज, क्योंकि कल मार्केट के लिए एक कम्प्लीटली डिफरेंट दिन होगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी ने आज एक शानदार चीज़ की।
पहले 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। आज सुबह में हमारी स्ट्रैटेजी थी, उसमें हमने बात भी की थी कि 50-500 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। 50-485 से घूम गया वो, खैर, और 15-20 पॉइंट का मामला था, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई और अगेन हमने 200 डे मूविंग एवरेज को बचाया। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है 51,500 से 51,800 का एक स्पेस ओपन हुआ है बैंक निफ्टी में। लेकिन अगेन मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये मार्केट जो है असेंशली कई दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि अब मार्केट बस टूट गया, और कई दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि अब बस मार्केट रिकवर हो गया। लेकिन असली ट्रिगर, असली जो टेक्सचर है मार्केट का, वो अर्निंग सीजन के आसपास ही पता चलेगा। तब तक मुझे लग रहा है ये रेंज, इसी रेंज में मार्केट इसी तरीके की आपको वॉलेटिलिटी दिखाएगी, किसी दिन नीचे किसी दिन ऊपर। आज बाई चांस ऊपर का दिन है। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर इंटरेस्टिंग मोमेंटम? गुड आफ्टरनून अनुज। मोमेंटम अच्छा है अनुज स्टॉक स्पेसिफिक, और मैं एक चीज़ विटनेस कर रहा हूँ पिछले 10-15 मिनटों में कि स्पेशली 51,200 के ऊपर निफ्टी बैंक यानी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कवरिंग आ रही है। मैं ओआई शेड होता हुआ देख रहा हूँ। और दूसरी बात, 23,800 के ऊपर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग स्विंग यानी ओआई शेड हो रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स में भी और कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स में भी। अब मैं उन्हीं क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स पे आता हूँ। आपकी स्क्रीन पे मैं पहला स्टॉक जो रखूंगा दैट्स आई थिंक जुबिलेंट फूड्स। आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब करीब 2% ऊपर है। बट अब अनुज ये अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो टॉप जोन्स थे मतलब फेब 2022 के, उसको ऑलमोस्ट स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ 731 बेस डे हाई पर आ रहा है। जरा प्लीज़ इसका ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। लास्ट टाइम जनवरी 2022 में इसने पोस्ट कोविड अपना 200 डे में अब पहली बार ब्रीच किया था, तोड़ा था। एग्जैक्टली 730 वही प्राइस है। तो अपने एक बड़े पॉइंट को, पिवट पॉइंट को स्ट्राइक करता हुआ जुबिलेंट फूड्स अभी सिर्फ 0.33% ओआई बिल्डअप हुआ है। सुबह शॉर्ट कवरिंग थी, अब फ्रेश बाइंग नजर आ रही है जुबिलेंट फूड्स। उसके बाद मैं रखूंगा कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पे एक क्लासिकल फ्लैग है और हमने बाजार की टर्बुलेंस के दौर में भी इसको देखा था कि ये स्टेबल था, स्ट्रॉन्ग था। पिछले 3 दिन में इसने 4 दिन में एग्जैक्टली 50 डे से पुल बैक लिया, 1020 को काटा, और अब ये एक टिपिकल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस फॉर्मेशन को जो कि 23 सितंबर से परसिस्ट करती है चार्ट पे, उसको क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ 0.76% ओआई बिल्डअप। जुबिलेंट, कल्याण में एक भी अभी तक लार्ज कैप स्टॉक में नहीं गया, बट मैं जाऊंगा अब और वहां पे मैं पिक करूंगा LNT को। आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 3683। जस्ट कंसिडरिंग इस बात को, अगर हम 23,800 के ऊपर स्टेबल होके थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट करें तो ये वो स्पेस है जो अपने साथ शॉर्ट्स लेके भी आया था। ये वो स्पेस है जिसमें शॉर्ट्स ने कैपिटलाइज किया था शुक्रवार को भी, सोमवार को भी और इवन मंगलवार को भी। LNT अनुज, ये प्राइस एग्जैक्टली 3685 इन कैश, इन स्पॉट, ये इसका 20 डिमा है। लगभग 10 दिसंबर से चली आ रही चैनल ब्रीच होती हुई। ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स, जुबिलेंट, कल्याण और साथ ही साथ लास्ट ट्रूबो। लेकिन अनुज, ये तो रही बात स्टॉक फ्यूचर्स की। निफ्टी की विवेचना हुई यहाँ पे निफ्टी बैंक की। IT ने कल एक बड़ा क्रैक दिया, बट जाते जाते एटलीस्ट 50 डेमा की उस ट्रैजेक्टरी को रिगेन कर दिया जिसकी हम बात भी कर रहे थे। अ प्राइस रेंज बिटवीन 20 एंड प्राइस रेंज अबव 50। आज का ये पॉज, क्या ये कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है या फिर एटलीस्ट मिड कैप IT? देखिए, मेरा व्यू IT पर बहुत क्लियर है वीरू। जब तक मार्केट इंडिकेट ना करे, हर डिक्लाइन को बाय करें, और वो आपको लीप ऑफ फेथ लेना होगा। जो हमारी बात हुई 20 और 50 के बीच में मिल जाए तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। IT में करेक्शन बीच बीच में आएंगी, थोड़ी ब्रूटल भी होंगी, लेकिन इस बार भी जो अर्निंग सीजन आएगा ना, उसमें अगर एक सेक्टर है जिसको लेकर आप थोड़े से रिलेटिवली कॉन्फिडेंट हैं, वो IT है। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है IT कंपनियों के लिए। हम IT कंपनियों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर जरूर करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा दिसंबर में, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनियां मोस्टली अमेरिकन बिजनेसेस को केटर करती हैं, दिसंबर में काफ़ी छुट्टियां होती हैं वहाँ पर, और इसके लिए अक्टूबर टू दिसंबर के जो नंबर्स होते हैं वो जुलाई टू सितंबर के मुकाबले नॉर्मली वीक होते हैं। तो सीजनली वीक क्वार्टर है ये वाला, इसमें इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके बावजूद मेरा ये मानना है कि मार्केट को ये चीज़ पता है और मार्केट कंपेयर करेगा एस्टिमेट के हिसाब से, तो उस हिसाब से शायद ये एक सेक्टर है जहाँ पर आगे भी आपको विजिबिलिटी अच्छी दिखाई देगी। चलिए श्रेया के पास चलते हैं अब आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स के लिए। श्रेया,
बिल्कुल, जिस तरीके से बाजार ने आज अपनी चाल दिखाई है, शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग काउंटर से ही होगी और स्क्रीन पे फटाफट से लेके आएंगे आपको। देखिए एल&टी में अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.5% के करीब उछलता हुआ। अडानी एंटरप्राइजेस भी, इसमें भी अच्छी खासी खरीदारी। कल गिरावट में था, आज तेज़ी देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स आज अप है, 1.5% से ज़्यादा की खरीदारी। वही वायदा बाजार से क्या कुछ संकेत। एसजेवीएन में बिहार में करार के बाद इसमें एक अप मूव देखने को मिला है। वही IRFC भी 1.5% के करीब उछलता हुआ। IRB इंफ्रा में भी अच्छी खासी खरीदारी 4.25% के करीब। और कल्याण ज्वेलर्स भी आज उछला है 1.5% से ज़्यादा। लेकिन जिन पर दबाव देखने को मिला, हिंडाल्को उसमें शामिल, ये टूटा। डॉक्टर रेड्डी भी टूटा 1.5% से ज़्यादा। बजाज ऑटो आज सेल्स नंबर आए और काफ़ी ज़्यादा घटकर आए हैं, तो इसका डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। टाटा स्टील भी टूटा 0.25% के करीब। वायदा बाजार में क्या कुछ एक्शन, तो क्रॉम्पटन टूटा है। कैनफिन होम्स में डेंट पड़ता नजर आया 3.25% के करीब। पेटीएम से भी आज नहीं हो पाया, 2.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इंडियन बैंक भी, इस पर भी गिरावट हावी, 1.5% से ज़्यादा टूट कर रहा है कामकाज। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं हमारे पैनल के बारे में। फंडामेंटल्स के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल्स के आशीष चतुर्मोहता। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे गावा सर, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंके और सोनी पटनायक। उसके बाद जोड़ेंगे लक्ष्मण रॉय को। फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए जो बड़ी खबर आई, साथ ही डिफेंस के रिफॉर्म्स की तैयारी, उस पर भी बातचीत होगी लक्ष्मण जी से। उसके बाद कंचन से जानेंगे मेट्रो ब्रांड्स पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की जो रिपोर्ट आई, उसमें क्या कहा जा रहा है। 2:30 पर यतिन से जानेंगे दिसंबर में कैसे रहे ऑटो सेल्स। 2:35 पर यतिन से ही CNBC आवाज़ का महापोल एक बार फिर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मिताली से जानेंगे स्विगी और जोमेटो से क्या रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर रहे 31st नाइट को। 2:50 पर श्रेया से जानेंगे कि नए साल में क्या क्या नियम बदले बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेकर खास तौर से। 2:55 पर मार्केट आउटलुक पर चर्चा करेंगे ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य से। 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर BTST STBT ट्रेड। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है जुबिलेंट फूड। इसमें स्ट्रेंथ है। ये शायद लास्ट वीक भी हमने बात की थी इस पर। अब ट्रेड करा है 732 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए 725 का, ज्यादा नहीं, करीब 7-8 रुपए का स्टॉप है। टारगेट नियर टर्म के लिए 750 होने चाहिए। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है आजकल में, लेकिन ये जुबिलेंट फूड स्ट्रेंथ नजर आती है। गेम जुबिलेंट फूड 733 पे स्ट्रॉन्ग मूव, डी हाई की ट्रिजेक्टरी में अभी जिसके मैं कर रहा था इसका। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, खरीदारी करनी है इंडसइंड बैंक में। यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बनाया है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 964 के रहेंगे और टारगेट एक करीब 1000 के रहेंगे। तो 1000 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक में खरीदारी करनी है। कैश टेबल्स हैं। अगर चाहें तो 980 का 980 वाला कॉल ऑप्शन जो 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 24 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी की जा सकती है और इस ऑप्शन में 45 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए। ठीक है, इंडसइंड बैंक पर एक बाई साइड के ट्रेड 1000 का टारगेट फिलहाल आता हुआ। राजेश सतपति जी, आपने क्या पिक किया है आज का ट्रेड? गुड आफ्टरनून श्रेया एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मेरी नजर है ऑटो स्टॉक्स पे, पर्टिकुलरली 4 व्हीलर ऑटो स्टॉक्स पे, जैसे कि महिंद्रा, मारुति। तो उसमें से जो पिक करूंगा वो रहेगा M&M। M&M क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जिगजैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है जिसका टारगेट करीबन 3090 पे चल रहा है। सो 3180 और 3200, तो करंट लेवल से लगभग 100 रुपीज का एक स्विंग मुझे लगता है यहाँ पे आएगा। सो M&M इज अ बाय। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3060। M&M इज अ बाय। ऑटोज में आज अच्छी खासी बाइंग है, सुबह से विजिबल था ये। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा बाय रिकमेंडेशन यहाँ पे है मुथूट फाइनेंस पे। फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे 2200 के ऊपर निकाल रहा है अभी। और प्लस यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस भी बन रहे हैं। करीबन 4% के फ्रेश लॉन्ग्स आज ऐड हो रहे हैं। मुथूट फाइनेंस फ्यूचर्स में बाय करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 2170, टारगेट है 2250 और 2270 के। ओके, मुथूट फाइनेंस 2196 पे आपका बाय कॉल। और अब चलते हैं विकास सालुके जी के पास। विकास, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, माफ कीजिएगा, आपका ट्रेड।
गुड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सी देखो, आज मार्केट में जो मोमेंटम देखने मिल रहा है, मुझे बहुत सारे स्टॉक जो है ऊपर की रेंज में देखने मिला। मेरा पहला बाय कॉल रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट। यहाँ पे वीकली चार्ट पे अपर चैनल पे ये ट्रेड करते हुए देखने मिला और एक फ्रेश ब्रेकआउट ये वीक में देखने मिला था और वो कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। 1740 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नीचे में आज के डे लो के स्टॉप लॉस से इसमें बने रह सकते हैं। 1610 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। वीकली डेली दोनों फॉर्मेट में यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे देखने मिला था। तो मुझे लगता है 1740 का यहाँ पे पहला टारगेट अभी 1 से 2 दिन में देखने मिल सकता है और आज जाते जाते भी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट यहाँ पे बाय रहेगा 1740 की। बिल्कुल, यूनाइटेड स्पिरिट्स बाई साइड की ट्रेड अच्छा खासा मूव स्टॉक में आज देखने को मिल रहा है। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आज आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को और सबसे पहले सभी दर्शकों को और आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, मेरा मानना है कि जो पिछले 3-4 महीनों में एक बड़ा कंसोलिडेशन बाजार के अंदर में देखने को मिला, अब वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो सेकंड हाफ है वो बहुत अच्छा केपेक्स हैवी रह सकता है और खास तौर पे केपेक्स हैवी के साथ साथ हमें लगता है डिफेंस पे भी एक बड़ा फोकस गवर्नमेंट का रहेगा। जैसे 2025 को डिक्लेयर किया गया है कि डिफेंस रिफॉर्म्स के तौर पर इसको देखा जाएगा 2025 को। तो ये पूरा जो स्पेस है वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और इसी स्पेस में जो कंपनी हमें अच्छी लग रही है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो हमें लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो जिसकी टॉप लाइन ग्रोथ 16 से 17% की कंसिस्टेंसी से हमें लगता है आने वाले समय में ग्रोथ देखने को नजर आएगी। अगर से आप ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो देखेंगे तो अभी तक कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 76,000 करोड़ की, जो मोटा मोटी 4 टाइम ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो इंडिकेट करता है। और फाइनेंशियल 25 में हमें लगता है कि कंपनी को 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स नए मिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ फेज में चल रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर से हम बात करें तो कंपनी 23 से 25% की ऑपरेटिंग मार्जिन कंटिन्यूसली बनाएगा। और एक जो चीज हमें काफी पसंद आ रही है कि डिफेंस जो आज की डेट में मोटा मोटी 85% का कंट्रीब्यूशन करता है, 15% कंट्रीब्यूशन नॉन डिफेंस सेक्टर से आ रहा है। और कंपनी ने गाइडेंस रखा है कि धीरे धीरे ये जो नॉन डिफेंस सेक्टर है वो मोटा मोटी 30% जो है वो ग्रोथ टोटल टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ में करेगा। तो जहां पर पे आप एंटी ड्रोन सिस्टम और ऐसी कई चीजें जो नॉन डिफेंस रिलेटेड है जिनका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी करती हुई नजर आ रही है। 30 से 34% की आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी बना रही है। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि एक अच्छा प्राइस स्टेबिलिटी इस स्टॉक में आ चुका है। 280 पे एक बहुत अच्छा टेक्निकल सपोर्ट है और ये सपोर्ट होल्ड करता है तो मैं मानता हूं 340 तक की एक अपसाइड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है 2380 पर। और मैं एक बात की तारीफ करूंगा, आज सुबह सुबह एक पैनलिस्ट थे हमारे साथ सोमिल, और उन्होंने ये कॉल पिक की थी बीएल की 293.90 पे डे हाई पे ट्रेड कर रहा है ये, और क्या खूबसूरती से उस वक्त ये नेगेटिव था। बड़ा अच्छा ट्रेड पिक किया उन्होंने और वो ट्रेड की प्रॉपर्टी थी अ डिप टुवर्ड्स 100 डे एक्सपोनेंशियल गिरोज। अच्छा आशीष, एक बार फिर से आज आप देखिए CDSL, BSC, एंजल वन, इस पूरी थीम में पैसा बन रहा है आज। क्या आप भी इस आई थिंक तेज़ी में लैच ऑन कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं अपने पीएमएस में, क्योंकि एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ बीते 10 दिन में हुई थी यहाँ पर। आपका टेक इस वक्त, अब क्या आप लोगों ने ग्रैब किया है इसमें कोई नई अपॉर्चुनिटी, इवन कैंस? बिल्कुल बिल्कुल। तो वीरेंद्र, ये जो पूरी थीम है कैपिटल मार्केट्स की, ये हमें काफी पसंद रही और इस पे हमने चर्चा काफी बार की है। CDSL, BSC, केफिन टेक्नोलॉजीज, नुवामा, 361 और BSC, इस तरह के स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में बने भी हुए हैं और इनकी हमने कंटिन्यूसली एक डिस्कशन भी आपके चैनल पे कई बार किया है। तो हमें लगता है कि ये पूरी थीम बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी और जो हमने नाम लिए इनमें हमें सभी कुछ पसंद आता है। बट अगर से मैं अभी करंट लेवल्स पे बात करूं तो मुझे लगता है कि BSC जो कि एक अच्छी डिप के बाद मुझे लगता है एक अच्छा बेस अब स्टॉक में बन चुका है और कहीं ना कहीं 5300 पे मैं समझता हूँ एक अच्छा सपोर्ट BSC में बना रहेगा। और टेक्निकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि ये स्टॉक 6000 की तैयारी 6000 तक की एक अपसाइड यहाँ से दिखा सकता है, जो कि एक अच्छी खासी 10 से 12% की का इंडिकेटिव अपमूव है करंट लेवल से। तो BSC लिमिटेड हमें काफी पसंद है। CDSL हमारी एक प्रेफर्ड चॉइस है क्योंकि डिओ
ड्यूओपोली मार्केट है, ऑलमोस्ट 83% मार्केट शेयर, इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर न्यू डीमैट अकाउंट्स में कंपनी होल्ड करता है। तो यहाँ पे भी मेरा मानना है कि 2300 से 2400 तक की ट्रेजेक्ट्री बहुत ही जल्द देखने को नजर आ सकती है। और जैसे हमने कहा कि एसेट मैनेजमेंट फर्म्स नुवामा और 361 ये भी हमें काफी पसंद है, और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बने हुए हैं। बिल्कुल। अब गाबा सर, एंजल वन का चार्ट देखें आप, इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली इस साल पूरे ही साल में, और 6 महीने में इसने 16% से ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। ये स्टॉक फिलहाल क्या लग रहा है और इस रैली में क्या करना चाहिए अभी? मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा बेस बना है एंजल वन में। आज मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किया अपने क्लाइंट्स को, और बेस बना है, उसके पर जो ब्रेकआउट चाहिए था करीब 2925 के आसपास मिल गया। उसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है मेरे ख्याल से 3150 और हायर जोन्स। तो स्टॉप लगाना चाहिए 2925 पर, मेरे ख्याल से कप मूव मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बेस बना है करीब 6 दिन का बेस मिला, जो गिरावट हुई है करीब 2 हफ्ते की हुई है। तो मेरे ख्याल से अपू की जगह अच्छी है अगर बाउंस करना है तो एंजल वन। सर, इस पे व्यू मैं आपसे भी चाहूँगी अनुज सर, क्या लग रहा है इसमें CDSL, एंजल वन जैसे स्टॉक्स में जो रैली देखने को मिल रही है, क्या रणनीति फिलहाल इस रैली में करें? इसमें ना इशू पता है क्या है? इशू ये है कि ये जो स्पेस थी इसने पिछले साल बहुत मैसिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं, तो सबको वो दिमाग में है कि काफ़ी पैसा बना है। एंजल वन को छोड़ दें आप, CDSL और BSE का अगर आप चार्ट देखें, हाँ 2 साल ही देखिए, ये इस तरीके के कंसिस्टेंट रिटर्न्स बने हैं, और नॉर्मली एक ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है। BSE में तो खैर फिनोमिनल रिटर्न्स रहे हैं, 8-9 गुना हुआ है पैसा यहाँ पर, 5400। आई थिंक मेरे ख्याल से लोगों का व्यू यही है कि इस साल भी इक्विटी मार्केट टर्नओवर हाई ही रहने वाला है, और भले ही वो आपने एक्सपायरीज कम कर दी हो, लेकिन उसके बावजूद उस दिन मेरी BSE के CEO से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक्सपायरी कम हो रही है, लेकिन एक्सपायरी कम होने का एक फ़ायदा भी है। एक्सपायरी कम होने, वीकली एक्सपायरी ना होने का फ़ायदा ये है कि अब आप मंथली एक्सपायरी में अगर आप प्ले करेंगे तो नोशनल वैल्यू, मतलब देखिए अब 24,000 की वीकली कॉल और 24,000 की मंथली कॉल, 24,000 की वीकली कॉल सपोज करिए आपको 40 रुपये की मिल जाएगी, 24,000 की मंथली कॉल आपको 400 रुपये की मिलेगी। तो भले ही वो ओवरऑल वॉल्यूम कम होगा, लेकिन नोशनल प्रीमियम का जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ेगी। तो कई लोगों का ये मानना है कि खासतौर से BSE का तो ये मानना है कि इससे इनको नुकसान नहीं होगा, उल्टा फ़ायदा ही होगा। वो तो खैर जब नंबर्स आएंगे तब पता चलेगा। BSE के जब पिछले क्वार्टर के नंबर्स आए थे उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आई थी, जबकि नंबर्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि वो पीक क्वार्टर था। अगर इस क्वार्टर के नंबर बाई चांस पिछले क्वार्टर के नंबर को बीट कर देंगे अगर, तो उस थ्योरी को फिर बल मिलेगा। आई थिंक यही मार्केट कोशिश करने की, मतलब प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी BSE के लिए, बाकी CDSL वगैरह के लिए तो वैसे ही एक्सपायरी वगैरह कोई बदलाव है नहीं, वो तो कैश मार्केट की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इस वजह से लेकिन बिल्कुल बहुत शानदार यहाँ पर मूव्स रहे हैं। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं? तो हमारे पोर्टफोलियो में काफी स्टॉक्स हैं अनुज, जिस पूरी थीम में पहले तो हम बात करेंगे कि CDSL, केफिन टेक्नोलॉजीज, ये 2 हमारे पोर्टफोलियो में बने हुए हैं। जहां हम एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो BSE हमारे पोर्टफोलियो में है, और जब हम एसेट मैनेजमेंट या हम वेल्थ आउटफिट्स की बात करें तो नुवामा और 361 ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में। तो हमारे पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा एलोकेशन हमने इस पूरी कैपिटल मार्केट्स की थीम को प्ले किया, और उसने काफी अच्छे रिवॉर्ड्स भी हमारे शेयर होल्डर्स को दिया। और हम अभी भी, हमारा ये मानना है कि इतने अच्छे रिटर्न बनने के बावजूद भी अभी भी इस पूरे सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी बनी रहेगी, और ये ट्रेंड मजबूत रहेगा। तो हमें तो BSE, नुवामा, CDSL, 361 ये सभी स्टॉक्स करंट लेवल्स पर भी काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, और हमें लगता है अच्छी खासी अपसाइड 2025 में भी इन स्टॉक्स में देखने को नजर आएगी। चलिए एक स्टॉक देखते हैं। आज सुबह स्पॉटलाइट में मेंशन था, इवन मानस की भी पिक्स में था, कोरोमंडल इंटरनेशनल स्टॉक अब आपको दिखाई देगा करीब करीब डे हाई पर। और अब बताते हैं आपको इसका कारण। नए साल की पहली कैबिनेट में मोदी सरकार ने फर्टिलाइज़र कंपनियों को एक तोहफा दिया है। कैबिनेट ने फर्टिलाइज़र कंपनियों को एक स्पेशल पैकेज की मंजूरी दी है। लक्ष्मण रॉय से जानते हैं आखिर पूरी डिटेल है क्या। लक्ष्मण जी ने सुबह सुबह इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए।
देखिए, हालांकि कैबिनेट के फैसले के बारे में औपचारिक जानकारी तो अब से कुछ ही देर बाद 3 बजे आपको मिलने वाली है, लेकिन जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक नए साल की पहली कैबिनेट ने किसानों से जुड़े हुए 2 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यानी कह सकते हैं कि कैबिनेट में सरकार ने नए साल में किसानों को तोहफा देने का फैसला लिया है। 2 प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार ने डीएपी बनाने वाली कंपनियों के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव पैकेज देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये स्पेशल इंसेंटिव पैकेज 1 जनवरी 2025 यानी आज से लेकर 31 दिसंबर 2025 यानी पूरे साल तक लागू रहेगा। इसके तहत डीएपी बनाने वाली कंपनियों को सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो देती है, उस सब्सिडी के एडिशनल अतिरिक्त सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी आर्थिक मदद देगी और ये प्रति टन के हिसाब से आर्थिक मदद दी जाएगी। ये आर्थिक मदद जो है ये डीएपी बनाने वाली कंपनियों को होगा, क्योंकि उनकी मांग ये थी कि लगातार कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से उनको नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में वो चाहती थी या तो घरेलू बाजार में दाम बढ़ाने की छूट दी जाए या फिर आप सब अतिरिक्त फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दिए। तो सरकार का मानना था कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो किसानों को नुकसान होगा, लिहाजा यहाँ पे सरकार ने इंसेंटिव पैकेज देने का ऐलान किया है। बता दूं कि इसी तर्ज पे पैकेज पिछले साल भी सरकार ने दिया था, जिसके तहत 3,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया था। करीब 2600 करोड़ रुपए का ये पैकेज था। तो उसी तर्ज पे इस पैकेज को भी मंजूरी दी गई है, जिसका औपचारिक ऐलान आपको 3 बजे हो सकता है। दूसरा जो प्रस्ताव वो है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना को ज्यादा आकर्षक बनाया गया है, इसके शर्तों को ज्यादा आसान बनाया गया है ताकि किसानों के लिए ज्यादा बेहतर हो। तो फसल बीमा योजना के जुड़े हुए शर्तों में बदलाव के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने यह मंजूरी दी है। तो 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बिल्कुल। तो 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी। मानस, सुबह आपका पिक था कोरोमंडल, साल की पिक थी ऑफकोर्स ये। आज इसने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया। अगर कोई ट्रेडर ने इस ट्रेड में एंट्री की है तो अब स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? मॉर्निंग में जो इन्वेस्टमेंट कॉल था वो तो था ही था, लेकिन एक ट्रेडिंग कॉल भी मैंने बोला था कि अगर 1910 के ऊपर निकला था, क्योंकि वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था। मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक में पोटेंशियल है 1970 या 75 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो अगर मॉर्निंग में ट्रेडिंग कॉल नहीं लिए गए तो अभी भी आप ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 1889 के नीचे लगा के रखिए और 1975 की टारगेट सेट करिए। कोरोमंडल 191765 पे डे हाई पर, और कोरोमंडल देख लीजिए आप, जीएनएफसी देख लीजिए, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। और इनफैक्ट चंबल फर्टिलाइजर्स को देख लीजिए, अगर आप सिर्फ डीएपी बनाने वाली कंपनी को छोड़ दें तो बाकी अगर आप देखें फर्टिलाइजर कंपनी में भी काफ़ी आज तेज़ी है। बट आज अनुज, हालांकि बजाज ऑटो के फिगर ने निराश किया, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी ऑटो का बिहेवियर स्टिल 20 डे पार नहीं हुआ, बट ठीक लग रहा है अनुज। क्या कोई जेन्युइन बाइंग के इंस्टेंसेस लग रहे हैं या फिर इट्स जस्ट अ डेड कैट बाउंस? नहीं वीरू, देखिए मारुति की सेल्स बहुत शानदार थी, बहुत ही शानदार थी मारुति की सेल्स। 30% की ग्रोथ ऑलमोस्ट मारुति ने दिखाई है। और जो एक्सपेक्टेशन था 1.63 लाख का, उसके सामने 1.78 लाख की सेल्स आई है मारुति की। तो ये नंबर जो है ये बहुत ही शानदार नंबर था मारुति का। और मारुति के केस में क्या हुआ था कि एसयूवी तो मारुति के केस में शुरू से स्ट्रांग थी, लेकिन जो मिनी कॉम्पैक्ट कार्स में रिकवरी आई है उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा आज आपको दिखता हुआ मिला यहाँ पर। Hyundai के नंबर्स भी ठीक ठाक थे, ख़राब नहीं थे। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेल्स डाउन होंगी, 2% के करीब भी डाउन थी, लेकिन नंबर ख़राब नहीं कहे जा सकते Hyundai के भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। लेकिन मारुति के नंबर्स स्कॉचिंग थे, एकदम से कहते हैं ना, स्कॉचिंग नंबर्स थे मारुति के। और अभी समझना पड़ेगा कि ये कहीं कुछ बंच्ड अप होके तो नहीं आ गए ऑर्डर्स या क्या है, लेकिन जो भी था हर पैमाने पे मारुति के सेल्स नंबर्स। और जब सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर अच्छे नंबर्स देता है ना, तो अपने आप बाकी सेक्टर में जान आ जाती है। तो सबसे बड़ा प्लेयर मारुति है। अगर मारुति ने थोड़ा सा भी आउट परफॉर्म किया तो बाकी सेक्टर को भी लगता है चलिए अब हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ये आई थिंक एक रीज़न था कि जो आपने आज इस तरीके के मूव्स देखे हैं। बाकी आपने सही कहा, बाकी अभी कुछ नंबर्स नहीं आए हैं, कुछ नंबर्स आएंगे अभी कल तक, लेकिन आज मारुति ने दिल खुश करने वाले नंबर्स पेश किए। जी, मारुति इस वक्त डे हाई पर है, बट मारुति के लिए हर सर्कमस्टेंसेस में अगर आप इसके चार्ट्स को रीड करें, उसका आकलन करें, मतलब सिंस आई थिंक अक्टूबर लास्ट वीक मारुति के लिए ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन रहा है। 11,300 11,500 की ट्रैजेक्टरी, दैट्स आई थिंक एज पर टेक्निकल्स। बट आशीष, अभी आप डिस्कशन सुन रहे थे हमारा, और मारुति की फिगर्स को आपने देखा, M&M पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपकी चॉइस ऑफ स्टॉक्स में
सबसे ऊपर क्या है, अपीयर क्या हो रहा है इस वक्त ऑटो में? नहीं तो बिल्कुल देखिए, मारुति और महिंद्रा महिंद्रा ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो हमें काफ़ी पसंद है। और खासतौर पे मारुति जो एक करेक्शन के बाद 13,700 के ऑल टाइम हाई बनने के बाद हम ऑलमोस्ट देख रहे हैं 11,000 की जोन पे स्टॉक आ चुका है। तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है क्वालिटी कंपनी में एंट्री के लिए। और खासतौर पे जब अभी नंबर्स अपडेट आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग और प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। और सेकेंड हाफ हमें लगता है कि थोड़ा सा आप देखेंगे कि बेटर रहने की तैयारी भी हमें लगता है कि पूरा ओवरऑल कंजम्पशन साइड पे भी अच्छा लग रहेगा। तो उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं मारुति को देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट है जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 10,800 पे एक बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं मारुति बना चुका है। और तो उसमें मुझे एक अच्छी अपसाइड लगती है। और महिंद्रा महिंद्रा तो देखिए बेहतरीन कर ही रहा है। और वहां पे मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और स्टॉक बहुत जल्द 33-3400 की ट्रेजेक्टरी को छूता हुआ नजर आएगा। तो ये दो स्टॉक्स हमारे टॉप पिक रहेंगे पूरे ऑटो स्पेस के अंदर। बिल्कुल, मारुति सुजुकी में अच्छा मूव और बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे फिलहाल आती नजर आ रही है। लेकिन अब डिफेंस सेक्टर पर रुक करते हैं। नए साल में डिफेंस सेक्टर में काफ़ी हलचल रहने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है। इस ईयर ऑफ रिफॉर्म के तहत किन किन मुद्दों पर फोकस होगा, जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ईयर ऑफ रिफॉर्म का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस सेक्टर के लिए ईयर ऑफ रिफॉर्म का जो ऐलान किया है 2025 को, इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाले दिनों में आपको 2-3 मोर्चे पे नियमित तौर पे बड़ी खबर मिलेगी। पहली बात, आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सौदे की खरीद की खबरें आपको बार बार आने जाएगी, क्योंकि इस ईयर ऑफ रिफॉर्म के तहत सरकार अलग अलग फोकस एरिया तय किया है। एक फोकस एरिया ये है कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा दिया जाए, यानी सामानों के खरीद को बढ़ावा दिया जाए, उसकी प्रक्रिया को आसान किया जाए, उसमें जो समय लगता है उस समय को कम किया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण फोकस एरिया वो ये है कि नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस जैसे क्षेत्र में भी डिफेंस सेक्टर में खास फोकस किया जाएगा। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पहलू होगा पूरे फोकस एरिया का। तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काफी ज्यादा जोर दिया जाएगा इस फोकस एरिया के तहत, जिसमें ईयर ऑफ रिफॉर्म के तहत डिफेंस सेक्टर में। और इस पर भी सरकार कोशिश करेगी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देकर के डिफेंस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको सरकार सुनिश्चित करेगी। बता दूं कि अब तक करीब 2,500 सामानों की लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है, जो निगेटिव लिस्ट है, यानी उसका इंपोर्ट एक समय के बाद खत्म कर दिया जाएगा। उस लिस्ट के तहत इंपोर्ट जब बंद होगा तो जाहिर तौर पर घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर पूरे साल काफी ज्यादा जोर रहने वाला है। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत डिफेंस सेक्टर को एक जोर ज़रूर दिया जाएगा। सोनी जी, भारत डायनामिक्स का आप चार्ट देखिए, 6 महीने में इस पर्टिकुलर काउंटर ने 30% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई, अपने पीक से 30% तक नीचे आया है। अभी फिलहाल क्या करना चाहिए? जिस तरीके से सरकार की नीति है कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है, पर्टिकुलर ये काउंटर, क्या रणनीति इसमें निवेशक या ट्रेडर्स अपनाएं? श्रेया जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 1135 1140 के रेंज पे। वो लेवल को क्रॉस करके क्लोज करता है उसके ऊपर, सो एक अपसाइड आपको उसके ऊपर नजर आ सकता है 1200 और 1250 के रेंज में। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1140 के लेवल को क्रॉस करे। इमीडिएट बेसिस पे 1110 पे एक अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ से बाई करना है तो 1110 के ही सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। रेजिस्टेंस क्रॉस होने का इंतजार कीजिए, उसके ऊपर आपको डेफिनेटली टुवर्ड्स 1250 रेंज टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार है इस पर्टिकुलर काउंटर में। अब मेट्रो ब्रांड्स पर मोतीलाल ओसवाल बुलिश हैं। उसका कहना है कि छोटी अवधि में चुनौतियां हैं, लेकिन लंबी अवधि में, लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर पर पॉजिटिव नजरिया है। पूरी रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। कंचन, क्या रिपोर्ट है, बताइए। जी, मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म हर्डल्स तो डेफिनेटली है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री है वो इंटैक्ट है। अगर टारगेट प्राइस की बात करी जाए तो वहाँ पे हमें 20% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है करंट मार्केट प्राइस से। और जो नया टारगेट निकल के आया है वो है 1460 का। फिलहाल जो इनका एक शू ब्रांड है उसकी इन्वेंट्री का जो क्लियरेंस है वो एक शॉर्ट टर्म हर्डल बना हुआ है। इनफैक्ट जो 20 का इम्प्लीमेंटेशन का डिले है उसने भी मार्जिन को डेफिनेटली इम्पैक्ट किया है। बट जैसे कि हमने मेंशन किया, ये सारे ही जो
हर्डल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम के हैं। कंपनी का जो ग्रोथ रनवे है वो अपने स्ट्रॉन्गर साइड पे मेंटेन्स है। इंटरनल एक्यूरेल्स और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक स्टोर रोल आउट से यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब अगर हम स्टोर्स का ROIC देखें तो वो 30+ का है, जो कि सुपीरियर एग्जीक्यूशन और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। इनफैक्ट फुटवेयर कैटेगरी में आने वाले टाइम पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें क्रॉक्स की और साथ ही साथ फिला ब्रांड की, जिनकी डिमांड से हमें रेवेन्यू में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने की संभावना है। अगर रेवेन्यू और एबिटा CAGR की बात करी जाए अगले कुछ सालों में तो वो 12% और 13% से बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इसकी लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी को इंटैक्ट रखेंगे। ओके, मेट्रो ब्रांड्स की बात हुई। मैं इस इनफैक्ट पूरे स्पेस को, कंचन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन रिपोर्ट्स का उल्लेख करने के लिए। थोड़ा सा इस पूरे स्पेस को देखते हैं। देखिए, लिबर्टी स्टिल ट्रेडिंग एट इट्स करियर हाई। एक बार फिर आप कैंपस को लेके आइए, फिर मेट्रो ब्रांड्स को लेके आइए और इन द लीडर इन द पैक बाटा को लेके आइए। इनफैक्ट बाटा के लिए तो बहुत ट्रबल फेज रहा था। बाटा अभी भी 1399 पे अभी भी अपने करियर की जो मतलब पोस्ट आई थिंक जन 2020 उसकी लोअर ट्रेजेक्ट्री पे है। आपने अभी आशीष इस पूरे डिस्कशन को सुना। अगर इस स्पेस में अभी भी एक कंसिडरिंग देयर आई थिंक शूज़ पोर्टफोलियो और उनके वॉल्यूम्स, उनके नंबर्स, लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स, आपका प्रिफर्ड पिक क्या रहेगा इस स्पेस में, अगर एक ही स्टॉक अपने पूरे पोर्टफोलियो में थोड़ा स्पेस देना हो तो? नहीं तो डेफिनेटली इसमें मुझे लगता है कि मेट्रो ब्रांड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पे जो रिटर्न रेशियोज है वो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे और जो चैलेंजेस हैं वो अक्रॉस हम देख रहे हैं कि इस पूरे सेक्टर के अंदर में देखने को मिल रहे हैं। बट अगर से आप कंपनी की ROC देखें, ROE देखें, ऑलमोस्ट 24% के आसपास हमें देखने को नजर आती है। आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग मार्जिन में भी कंपनी ने कंटिन्यूसली, जहां 2017 के अंदर में कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन 17% थी, 2020-21 के टाइम पे ऑलमोस्ट 22-23% पे थी, आज वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग मार्जिन का एक्सपांशन भी हमें काफी अच्छा देखने को मिला है और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी स्टेबल रहेगी। बट मुझे लगता है अभी प्राइस के टर्म में, टेक्निकल के टर्म में आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में, और ये कंसोलिडेशन फेज कुछ समय तक के चलता हुआ नजर आ सकता है। बट इन द लॉन्ग टर्म हमें लगता है 1 साल का अगर से एक व्यू लें तो ये स्टॉक 1600 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, मेट्रो ब्रांड आपकी इस पूरे आई थिंक स्पेस में प्रिफर्ड पिक रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, जूता चप्पल से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा आते हैं दूसरे स्पेस पे जो कि कल और आज के लिए वैसे ही आई थिंक सेक्टर है, प्रिफर्ड सेक्टर, दैट आई थिंक लिकर स्पेस। USL पे काफ़ी बात हुई। ये प्रकाश सर की आज सुबह की CY25 के लिए कॉल भी थी। बट लुक एट यूनाइटेड ब्रेवरीज नाउ। यूनाइटेड ब्रेवरीज में 2091 पे क्या खूबसूरत ब्रेकआउट आया है डे हाई पर, और इसने वो जो ब्रेकडाउन पॉइंट था 18 अक्टूबर का उसको क्रॉस कर दिया। ये आपकी राय क्या होगी विकास, कैसे अप्रोच कर रहे हैं 2091 पे आप यूनाइटेड ब्रेवरीज को? देखो ओवरऑल चार्ट तो यहाँ पे पॉजिटिव है, डेली चार्ट पे अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है, प्लस यहाँ पे जो डायरेक्शन में इंडेक्स है ये भी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 2100 के 2150 2160 के आसपास के यहाँ पे टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम आज के इंट्राडे में देखने मिला है, मॉर्निंग से अगर आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड में देखने मिल रहा है काउंटर। नीचे में इंट्राडे में एक अच्छा बेस बना चुका है 2060, अभी यहाँ पे इंट्राडे पे एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट यहाँ पे बन चुका है। तो जिनके पास पोजीशन है तो यहाँ पे भी होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 2170 2160 का जो टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है, तो वहां तक एक आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ओवरऑल डेली चार्ट पे जो चार्ट सेटअप है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है ये वापस ऊपर की तरफ आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में 2060 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस बेस में बने रह सकते। ओके, स्टॉप लॉस के साथ बने रहे हैं वीरो। लेकिन ये कल और आज ही क्यों सिर्फ? नहीं, कल और आज के तो वॉल्यूम ज़्यादा होंगे ना अनुज। आप यकीन मानिए, मैं परसों हम घर में सोच रहे थे बैठ के कि कहाँ जाएं, तो फिर यहाँ के 2-3 मॉल्स के पार्किंग के और पार्किंग के नज़दीक लगे जाम के वीडियोस जो थे ना वो इंस्टाग्राम पे थे अनुज। हिम्मत ही नहीं हुई घर से बाहर निकलने के लिए। कल ये जो TV 18 का आखिरी जब प्रोग्राम वाइंड अप हुआ तो उसके बाद जो हमारे सबसे सीनियर कैमरा पर्सन है उनको घर जाने में 3 घंटे लगे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या अंदाज़ा होगा, मतलब जाम क्या था। इसीलिए बिल्कुल, बाकी जो गए थे वहाँ पे वो तो खैर इसी के लिए गए थे, है ना। समझ गया वो वीर, आपको उसमें सटल हिंट क्लियर था। अच्छा, यू भी हमारा सुबह स्पॉटलाइट भी था यूनाइटेड ब्रूअरीज वैसे, और यहाँ पर भी शानदार मोमेंटम है। USL भी सुबह जैसा वीरू ने कहा हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब एक दूसरे सेक्टर पर आते हैं जिसका इस
सेक्टर से कोई लिंक नहीं है। अगर गाड़ी चला रहे हो तो ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है कि इस सेक्टर के स्टॉक्स को कंज्यूम करके ना चलाएं। और ऑटो शेयर्स में ज़ोरदार तेज़ी है आज, और निफ्टी ऑटो सेक्टर 1% ऊपर है। इसकी बात करते हैं अब, और यतिन के पास चलते हैं जो अब तक सेल्स नंबर्स आए हैं उसकी बात करते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ऑटो आज शेयर्स टॉप गियर में है। आज का टॉप सेक्टोरल गेनर बना हुआ है ऑटो। और कहीं ना कहीं जो नंबर्स दिसंबर के थे वो थोड़े एक्सपेक्टेड थे, सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन नंबर्स अभी तक जो आए हैं वो ठीक ठाक आए हैं। इनफैक्ट मारुति की बात करें तो मारुति की जो कुल बिक्री है लगभग 30% बढ़ी है। अनुमान था कि केवल 25% की ग्रोथ होगी, और कुल मिला के जो बिक्री का आंकड़ा हुआ है वो है लगभग 1,78,000 यूनिट्स के आसपास। तो कहीं ना कहीं मारुति के नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। Hyundai मोटर्स की बात करें तो यहाँ भी आपको एक 5-7% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था, लेकिन डिक्लाइन को रोका है कंपनी ने, और 55,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का यहाँ टोटल फिगर आता हुआ नज़र पड़ा है, अनुमान से थोड़ा बेहतर। M&M एक पॉजिटिव सरप्राइज। देखिए पूरा नंबर जो है वहाँ कमर्शियल व्हीकल्स यानी वो जो छोटी कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं उसका एक ड्रैग है, लेकिन अगर हम यूवी सेल्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ एक अच्छा मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट यूवी सेल्स 18% ग्रोथ हुई है, और ओवरऑल सेल्स लगभग 16% से बढ़ी है M&M के लिए। और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी आपने 10% से ज़्यादा का जंप देखा है, तो वहाँ भी ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहे हैं। एस्कॉर्ट्स हालांकि मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है, यहाँ सेल्स 11% साल दर साल गिरी हैं। आयशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड नंबर्स नहीं आए, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल नंबर्स आए हैं यहाँ लगभग 4% की बढ़ोतरी है, और बजाज ऑटो के नंबर्स बिल्कुल फ्लैट हैं अनुमान के हिसाब से, तो वहाँ कोई पॉजिटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल, तो ये कुछ मिलाकर ऑटो सेल्स। ध्यान रखिएगा अभी सारे नंबर नहीं आए, एक आध नंबर शाम तक या कल भी आएंगे। वीरू, F&O में कोई इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है क्या यहाँ पर मारुति जैसे स्टॉक में? अनुज, अगर मैं आपको बताऊँ, जो स्टॉक बहुत डिसेंट तरीके से प्रिपेयर है, मतलब जो अपने साथ ठीक ठाक पोजीशन लेके आया था और अभी भी स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, मेरे ख्याल से अनुज उसमें प्लेसमेंट ऑफ M&M अभी भी इम्प्रेस कर रही है। आप यकीन मानिए 2900 से 3000 अनुज सारी पुट बिकी हुई है इसकी, और यहीं पे इसके 3-10 मेरे ख्याल से 20, 50 और 100 एमा प्लेस्ड है। तो अगर अभी भी आप मुझसे कहें कन्विक्शन के साथ क्या है तो इट्स M&M। कन्विक्शन के साथ M&M, थोड़ा वीरू का M&M को लेकर बायस भी है वैसे। गावा सर, अभी तो था रॉक्स के आंकड़े भी आने ना, उसके भी आंकड़े आएंगे ना। नहीं बिल्कुल, लेकिन बायस है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा हो ही जाता है बायस नॉर्मली। लेकिन वैसे खैर M&M सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप पिछले 2 साल का चार्ट उठा के देखेंगे तो अगर एक स्टॉक जिसने कंसिस्टेंटली री रेटिंग, इनफैक्ट देख लेते हैं एक बार M&M का 2 साल का स्टॉक, आई थिंक ये स्टॉक इंडेक्स का स्टॉक 2 साल में इसने आपको 150% मतलब डबल से ज़्यादा कमा कर दिया। इस तरीके का स्टॉक रहा है ये M&M, क्या शानदार मोमेंटम रहा है यहाँ पर। काबा सर, M&M के नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे? जा रहा है 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई पर? बिल्कुल ऐसे जा रहा है, क्योंकि कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आती M&M में। जो कंसोलिडेट हम जो लग रहा था पैटर्न, बेरिश पैटर्न लग रहा था, एक्चुअली वो कंसोलिडेशन है। अगर कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? ट्रेड कर रहा है 3080, नियर टर्म में टारगेट 3150 है। एक बार वहां चला जाए फिर तो लक्ष्य होना चाहिए 3500 का, चाहे उसको कितना भी वक्त दीजिए। जैसे कि मैंने सुबह यूनाइटेड स्पिरिट दिया था, लक्ष्य 3500 का होना चाहिए, उसको देन प्ले आउट फॉर फ्यू मंथ्स, ऐसा मिलना चाहिए अपसाइड, उसको न्यू ईयर विश कर देना। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छी खासी तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। चंदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। ऑटो सेक्टर जिस तरीके से आप ट्रैक कर रहे हैं, आपको कोई स्टॉक्स अभी फिलहाल अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली 2025 के लिहाज से? कुछ ऐसे काउंटर ऑटो सेक्टर के जो आपके पिक्स हो सकते हैं? जी नमस्कार, सबसे पहले आपको और पूरी टीम और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। ऑटो काउंटर्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो ने पिछले साल अच्छा मूवमेंट देखा था, बट पिछले 2 महीने में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी। कहीं ना कहीं पिछले 3 महीने की करेक्टिव मूव के बाद अब बॉटम आउट अप्रोच दिखा रहा है। और ऑटो सेगमेंट में देखें तो M&M हमारा एक प्रिफर्ड पिक रहेगा, जहाँ पे स्ट्रेंथ है। जब भी पूरा इंडेक्स और सेक्टर करेक्ट होता है तो यहाँ पे मेजर करेक्टिव मूव आता नहीं है, और जब भी रिकवरी आती है तो यहाँ पे फास्ट आती है। ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन का मूव कंप्लीट हो रहा है, सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की हम सलाह रखेंगे। 3015 के आसपास का सपोर्ट बनेगा, ऊपर में लगभग 3230 तक के टारगेट बनेंगे। M&M के अलावा दूसरे और ऑटो काउंटर्स की बात करें तो एशर मोटर हैज बीन मूविंग इन रेंज, नीचे में 4500, ऊपर में 5050, तो नीचे के लेवल पे सपोर्ट लिया है तो 5050 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो एशर मोटर पॉजिटिव टू रेंज बाउंड, और M&M एक नए ब्रेकआउट के लिए ऑटो सेगमेंट में तैयार हो रहा है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले चलेंगे चंदन के पास सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, उसके बाद राजेश सतपुते जी के पास FNO सुपरस्टार ट्रेड, चार्ट का चमत्कार आज मानस के जिम्मे, और आशीष चतुर्मोता के पास चलेंगे फिर मिड कैप फंडा के लिए। चारों ट्रेड्स आपके लिए। चंदन, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। बिल्कुल, देखिए सस्ते ऑप्शन के तौर पे मैं ध्यान रखूं तो मेरे फोकस में रहेगा मुथूट फाइनेंस का 2220 का कॉल। देखिए मुथूट फाइनेंस में आज लगभग 6-7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। 4-5 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो 2150 का पुराना हर्डल वो डिसाइसिवली पार हो रहा है। तो 2220 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 62-63 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे लगभग 47 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 88 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस की 2220 की कॉल में बनने चाहिए। ओके, चंदन जी का ट्रेड है मुथूट फाइनेंस 2220 की कॉल 61 रुपये पे। और अब पिक करते हैं राजेश जी का ट्रेड। राजेश जी, क्या पिक करेंगे आप FNO सुपरस्टार? जी देखिए, मेरी नजर है लार्सन एंड टुब्रो पे। LNT का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इट्स रिवर्सल ट्रेड। मुझे लगता है यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है दैट सीम्स ओवर टू मी, और जिस तरह से ये ताकत दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है अबाउट 3670, यहाँ पे स्विंग बढ़ेगा। तो इसका देखिए टारगेट जो होगा नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो रहेगा 3760 का। तो इट्स अ बाय इन लार्सन एंड टुब्रो अबाउट 3680। करंट मार्केट प्राइस 3690 है, तो 3680 के ऊपर बाय करें, 3660 का स्टॉप लॉस। ठीक है, LNT पे अच्छा खासा मूव और बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आती हुई FNO सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए क्या पिक कर रहे हैं मानस जी आप? देखिए श्रेया जी, मारुति पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो अभी तक तो काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 10,800 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया है। आज के पैटर्न को देख के लगता है कि एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो मारुति में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 11,049 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है, और 11,500 तक के 11,500 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। अगर चाहे तो ऑप्शन ट्रेड भी लिया जा सकता है। 11,200 का कॉल ऑप्शन जो 300 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 219 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है, और टारगेट आपको सेट करने हैं 475 के। ओके, तो ये इस समय मानस जी की ट्रेड। अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास मिड कैप फंडा के लिए। आशीष बताइए। तो अनुज, हमें पूरा जो EMS स्पेस है वो काफ़ी पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। और इस पे हमने समय समय पर केन्स टेक्नोलॉजीज, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, सिरमा और साथ ही साथ ईपैक ड्यूरेबल्स जैसी कंपनीज की बात करी। इस पूरे स्पेस में अगर से हम देखें तो अभी सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज हमारी एक प्रेफर्ड बेट है। इस कंपनी में जो सबसे अच्छी बात हमें लगी कि इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन जो करीब 5 से 6% के आसपास आ चुकी थी, वो 9% पे जंप आ गई। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपांशन सिरमा SGS के इस क्वार्टरली बिजनेस के अंदर में आया। और हमें लगता है कि ये जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर साइड पर पे कुछ प्राइस चैलेंजेस ये कंपनी फेस कर रही थी, उसके अंदर में एक बड़ी रिकवरी देखने को नजर आई। और हमें लगता है आने वाले समय में ये ट्रेंड बरकरार रहेगा। और ओवरऑल आप देखेंगे तो पूरा जो EMS का स्पेस है वो ऑलमोस्ट $100 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है करंट मौजूदा एनवायरनमेंट में, और ये 30 से 40% सालाना ग्रो होने वाली आने वाले कई सालों तक के। तो ये पूरा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, PCB, RFID, ये जो पूरे सेगमेंट है ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होते हुए नजर हमें आते हैं। और अगर से आप सिरमा की एक बात देखेंगे तो यहाँ पर पे जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास है, और ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है। इसमें आप देखेंगे ऑटोमेशन हो गया, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, या आप कंज्यूमर सेगमेंट देखेंगे, हेल्थ केयर सेगमेंट देखेंगे, सभी से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोर्शन आ रहा है। और इवन एक्सपोर्ट रेवेन्यू करीब 20% कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकली और वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर वाइज ये कंपनी काम कर रही है। और हमें लगता है कि इस कंपनी के अंदर में जो ग्रोथ है वो 30 से 40% की टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले कई सालों तक नजर आएगी। टेक्निकली आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट 590 के ऊपर हुआ है। तो मैं समझता हूँ 590-600 पे स्टॉक का एक मजबूत बेस रहेगा, और 730 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है स्टॉक में देखने को अपसाइड में नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS में बना हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा टॉपिक डिफर करते हैं और रुख करते हैं क्विक कॉमर्स के ऐप्स की तरफ। 2024 में क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिला, कौन से ऑर्डर हुए हैं, उस पर बात करेंगे। और नई साल को शानदार बनाने में अब क्विक कॉमर्स कंपनियों की जो भूमिका है वो काफ़ी बढ़ गई है। आप सभी को पता है, आप भी इस्तेमाल करते होंगे, और एन्जॉयमेंट में कोई भी कमी ना हो कभी भी, इसके लिए जोमेटो, स्विगी,
ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ने जमकर काम किया है, लेकिन क्या हुआ है सबसे ज़्यादा ऑर्डर, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मिताली। मिताली बताएं। तो सभी ने अपने 2024 को एंड करने के लिए एक परफेक्ट तरीका चुना है अपने फेवरेट फूड्स और ड्रिंक्स के साथ। सबसे पहले अगर जोमेटो की बात करें तो 31 दिसंबर को जोमेटो ने अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया, जहां 5 बजे तक हर सेकंड 140 ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे थे और इस दिन कस्टमर्स ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को 97 लाख की टिप्स भी दी। अब अगर ब्लिंकिट की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस भी था कुछ खास। 31 दिसंबर को करीबन 2,34,000 आलू भुजिया के पैकेट्स ऑर्डर हुए, साथ ही 35,000 टॉनिक वाटर, 6,000 आइस क्यूब के पैकेट्स और 1,000 लिपस्टिक्स, 762 लाइटर्स भी ऑर्डर किए गए। लखनऊ से आया था सबसे बड़ा ऑर्डर 33,683 का। तो सभी आखिरकार पार्टी के मूड में थे, तो सबने मज़े भी लिए। स्विगी भी पीछे नहीं था इस रेस में। कोलकाता में 31 दिसंबर को सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया 50,000 के आसपास का, और गेस व्हाट, 35 प्रोडक्ट्स 914 आइटम्स के साथ उन्होंने डिलीवर किए थे, जिसमें टॉनिक वाटर, कॉकटेल मिक्सर्स और ग्लासेस की डिमांड तो 10 गुना तक बढ़ गई। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस की सबसे ज़्यादा डिमांड थी और सब लोग पार्टी के मूड में थे, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने ऑर्डर किया। तो साल के आखिरी दिन का जो सेलिब्रेशन था हर किसी ने अपने तरीके से किया। ज़ेप्टो भी इस रेस में था, जहां उन्होंने बताया कि इस साल में 2.62 टाइम्स उनकी सेल्स बढ़ोतरी देखने को मिली। वहाँ पे आइस क्यूब का जो पैकेट्स थे उनकी डिमांड हर घंटे करीबन 3300 के आसपास थी। 21 लाख नए कस्टमर्स को भी उन्होंने सर्व किया, जहाँ पिज्ज़ा, चॉकलेट ट्रफल केक और एग बिरयानी जैसे पार्टी मेन्यू बनाया गया था। तो ये सब दिखाता है कि 31 दिसंबर को कस्टमर्स ने अपना सीन जो है वो फूड और ड्रिंक्स के साथ एंजॉय किया और कस्टमर्स ने क्विक कॉमर्स के साथ किया रॉक एंड रोल। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिताली। मानस, ये लखनऊ में कोल्ड ड्रिंक, जूस, टॉनिक वाटर इतने ज़्यादा ऑर्डर हुए, मतलब ये इतना वहाँ पर ये प्रोडक्ट्स भी जाते हैं वहाँ पर? लखनऊ में सर बिरयानी ज़्यादा हुई होगी। नहीं, बिरयानी के साथ साथ वो बात हुई थी टॉनिक वाटर और कोल्ड ड्रिंक की भी और जूस की भी। तो देखिए, इतना बोल सकता हूँ कि मैंने नहीं किया था। वो मुझे पता है। वीरू, आपने क्या ऑर्डर किया था, टॉनिक वाटर या फिर जूस? श्रेया लखनऊ में बिरयानी कोई ऑर्डर नहीं करता, वो सब जाके खाते हैं वहाँ पे। एक से एक बिरयानी वहाँ पे होती है ना। रही बात, मेरे घर कल आया था गाजर का हलवा, से बताऊँ मेरे यहाँ तो मेरा योगदान सिर्फ वही था 5 बजे के आसपास। लेकिन मुझे सबसे जान के हैरानी हुई आइस क्यूब्स। हाँ, वो आइस क्यूब 6,000 ऑर्डर 6,000 ऑर्डर। ये चंदन, क्या कर रखा था आपने कल? ऑर्डर था कल, उसमें ये जो डेटा दिया ना, काफी हद तक मेरा कंट्रीब्यूशन भी है। देखिए, ये सही बात हुई, ये बिल्कुल इसमें कोई गलत बात भी नहीं है ना वीरू, ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन था। टॉनिक वाटर में मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था, मैं कह सकता हूं। आइसक्रीम का बोल रहा हूं जी। आइसक्रीम का, वो आइस क्यूब की बात कर रहे हैं, आपने गलत सुन लिया। आइस क्यूब की बात हो रही है। कहाँ आप आइसक्रीम पे पहुंच गए? अब तो बोल दिया, अब तो आइस क्यूब लग गया आपके नाम पर। चलो, है ना? मान लीजिए वीरू कि आप हमारे साथ थे और हमने ऑर्डर किया। वाकई। अच्छा आशीष, आप तो मतलब आप यकीन मानिए, मेरे ख्याल से पैनल में जोमेटो पर बात करने वाले मतलब सबसे कन्विक्शन के साथ मेरे ख्याल से आप ही थे। बट आप लोगों का थोड़ा सा स्लिप, थोड़ा सा जो व्यू है अब स्विगी की तरफ आकर्षित हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सही कहा वीरेंद्र, हमारे पास जोमेटो की होल्डिंग तो आज भी है और हमने जो स्टॉक की जो पहली पोजीशन बनाई थी वो 62 पे बनाई थी। उसके बाद हमने कंसिस्टेंटली इसको हर लेवल पे ऐड किया और आज भी हमारे पोर्टफोलियो में बना हुआ है। तो हमने इसमें कोई पोजीशंस अभी तक कट नहीं करी। बट जहां हमने एडिशन किया वो है स्विगी, क्योंकि स्विगी हमें लगता है कि जिस तरह से 40% डिस्काउंट पे जोमेटो के ट्रेड कर रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन आर्बिट्रेज हमें देखने को मिल रहा है विद द सेम क्वालिटी ऑफ बिजनेस, सेम क्वालिटी ऑफ आई वुड से कि जिस तरह से ये अपने जो डार्क सोर्स है उसको एडिशन कर रहे हैं, जिस तरह से इनके
एवरेज बिलिंग जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इन एट पार है जोमेटो के सामने। तो हमें लगता है कि ये जो डिस्काउंट है 40% का, ये कैचअप होगा, ये कवरअप होगा जैसे ही कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट या पैट लेवल पे एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाएगी, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन के आने वाले समय में कंपनी दिखाने वाली है। और जिस तरह से स्विगी इंस्टामार्ट का भी बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो बिल्कुल ब्लिंकिट में जैसे हमने कहा था कि बड़ी ग्रोथ आएगी, वैसा ही स्विगी में भी हमें लगता है ग्रोथ देखने को नजर आएगी। तो ये दोनों ही स्टॉक अब हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बने हुए हैं, जोमेटो और स्विगी। और स्विगी पे मैं एज अ पर्सनल डिस्क्लोजर भी रहेगा कि इस स्टॉक में मेरी पर्सनल होल्डिंग भी है। तो अपार्ट फ्रॉम पोर्टफोलियोज हमने इसमें पर्सनल होल्डिंग भी हमारी बनी हुई है। तो हमारा इस पे एक बायस्ड ओपिनियन हो सकता है, बट हमें लगता है कि बिजनेस टर्म्स पे एक बड़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को नजर आएगी। ओके, अच्छा, अब श्रेया ने बिरयानी की बात करी दी ना, मतलब मेरा तो मन पसंदीदा है जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे या स्विगी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा, ये इनफैक्ट पूरे देश में कोई चीज़ बिकती है तो वो है बिरयानी। और श्रेया, अगर आपको कभी लखनऊ में बिरयानी खानी हो ना, तो जो शख्स हमारे पैनल के एकदम स्क्रीन के बीचों भाग में बैठे हैं, जिनके पीछे लिखा है MJ, इनसे संपर्क करिएगा। लखनऊ की सबसे बेहतरीन बिरयानी ये आपको खिलाएंगे, जिसे बोलते हैं चौपटिया चौराहा के आसपास। क्यों मानस जी, मैं तो खा नहीं पाया। श्रेया जी भी आ सकते हैं और आप सब आ सकते हैं। वीरेंद्र जी, आपको तो वेट बहुत सालों से हो रहा है। एनीवे, अनुज, बिल्कुल। चलिए फिर लखनऊ की बिरयानी पेंडिंग है, होपफुली दिस 2025 में उसको भी बकेट लिस्ट से टिक ऑफ करेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब कैलेंडर बदला है तो कुछ और चेंजेस भी हुए हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और UPI से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हो रहे हैं। श्रेया बताएंगे क्या बदलाव हो रहे हैं। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल, नए साल से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और इनफैक्ट फाइनेंशियल चेंजेस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। उससे शुरुआत करते हैं। तो 3 अकाउंट्स बंद होने वाले। कैसे अकाउंट्स? इनएक्टिव अकाउंट्स, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, साथ ही डोमैट अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट जिसमें 1 या 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो, साथ ही ऐसे भी अकाउंट्स जिसमें 12 महीने में कोई लेन देन नहीं हुआ हो, और साथ ही लंबे समय तक जिसमें ज़ीरो बैलेंस रहा हो, वो सारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे 1 जनवरी से। इसके अलावा एफडी के गाइडलाइंस को लेकर भी आरबीआई ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें से 10,000 से कम की एफडी अगर 3 महीने में कोई तोड़ता है तो उस पे ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा 5 लाख तक की एफडी 3 महीने में कोई तोड़ता है तो उस पर भी ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन एक क्रिटिकल इलनेस के वक्त अगर कोई अपना विड्रॉ करना चाहता है एफडी, तो वहाँ वो कर सकते पूरी रकम, लेकिन वहाँ पे भी ब्याज को एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। साथ ही मैच्योरिटी से 2 हफ्ते पहले आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा विड्रॉल के लिए, और ये जानकारी देनी ज़रूरी है। ये रूल्स हैं नए। इसके अलावा क्रेडिट डेटा को लेकर भी नियम बदल रहे हैं। पहले मंथली अपडेट जारी होती थी, लेकिन अब हर 15 दिन में अपडेट जारी होगी और बैंक्स को डेटा अपडेट करना ज़रूरी हो जाएगा। साथ ही 15 तारीख हर महीने के आखिर में क्रेडिट स्कोर अपडेट कराना ही होगा। ये मैंडेटरी रूल हो गया है। यूपीआई जो देश में सबसे ज़्यादा चलता है, उसको लेकर भी कुछ नियम चेंज हुए हैं। और यूपीआई 123 पे से अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे जो लिमिट है उसको बढ़ा दी गई है। 5,000 से 10,000 की ट्रांजैक्शन अब आप कर सकते हैं। साथ ही यूपीआई लाइट में जो पहली ट्रांजैक्शन लिमिट 500 थी, अब उसको 1000 कर दिया गया है। तो ये कुछ फाइनेंशियल चेंजेस जो 1 जनवरी से लागू हो रहे हैं, यानी आज से। ओके, तो ये बदलाव हैं जो कि अब लागू हो चुके हैं। और हालांकि एफडी के जो नियम हैं वो शायद मुझे थोड़ा सा, अगर आप देखें, थोड़ा सा सही नहीं लगे। क्रिटिकल इलनेस का उसमें फीचर है अनुज? नहीं वीरू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हम एक स्टेप बैक ले रहे हैं। ये एक स्टेप बैक ले रहे हैं। कोई भी अपनी एफडी अपने मन से नहीं तोड़ाना चाहता। किसी के ऊपर कोई संकट आया होगा तो ही चढ़ा रहा होगा। हाँ, नहीं ये जरूरी नहीं कि क्रिटिकल इलनेस भी हो। ये मुझे ना आपकी बात बिल्कुल सही लगी। ये एक स्टेप बैकवर्ड है यहाँ पर। और इवन अगर मैं जब एफडी करता हूँ तो मैं ऑलरेडी ऑप्शन देता हूँ ना कि मुझे मैच्योरिटी पे मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। अब 15 दिन पहले मैं क्यों फिर वापस बताऊँ, क्यों, वरना वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए। और यही एक कारण है। खैर मैं तो पापा बैंकर थे तो इसके लिए मैं तो खैर अब एफडी करता नहीं हूँ। पहले जब करता था तो कभी भी मैं 5 लाख की एफडी नहीं करूँगा, 1-1 लाख की 5 एफडी कर दूँगा, ताकि अगर तोड़ने भी पड़े तो एक ही तोड़ के काम हो जाए, अगर, क्योंकि उस पर भी इंटरेस्ट लॉस तो होता ही था। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, मुझे भी मामला कि ये थोड़ा सा गलत है। हाँ,
हाँ, और याद रखिएगा ये NBFCs और HFCs के संदर्भ में है जो FDI में हम यहाँ पे कराते हैं। खैर अब एक काम करते हैं, आज के महापोल की तरफ चलते हैं। जी हाँ, वर्ष 2025 इससे पहले, इसके शुरू होने से पहले हमने बहुत सारी अनिश्चितताएं, बहुत बड़ा प्राइस डैमेज देखा, लेकिन 2025 के लिए आपकी एक मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेशन इक्विटी से कैसी होनी चाहिए, किन सेक्टर से फोकस करें, आइए जानते हैं यतिन के साथ इस आवाज़ के महापोल में। यतिन। CNBC आवाज का ये महापोल है जहां हमने ब्रोकर्स, एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स से पूछा कि साल 2025 कैसा रहने वाला है, निवेश के लिहाज से, निफ्टी के लेवल के लिहाज से उनको क्या लगता है। सबसे पहला जो सवाल था हमारा कि निफ्टी में कितना रिटर्न उनको दिखाई पड़ रहा है, तो ज़्यादा करके रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं लगभग 70% ऑफ द पीपल, उनको लगता है कि इस टाइम बाजार में लगभग इंडेक्स लेवल पे 10% के रिटर्न बनने चाहिए, यानी 25 से 26 हज़ार का निफ्टी का लेवल वो देख रहे हैं साल के अंत तक। जहाँ तक कि लार्ज कैप इन्वेस्टिंग का सवाल है, किस तरीके से वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं 80% लोगों को लगता है कि लार्ज कैप में लगभग 10% तक के रिटर्न संभव है। तो कहीं ना कहीं इस साल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़े मॉडरेट हुए लोगों के। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बात करें तो वहाँ एक्सपेक्टेशंस थोड़ा बेहतर है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो लगभग 45% लोगों को ऐसे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश करना चाहिए और यहाँ आपको रिटर्न थोड़े बेटर बनेंगे। कितने बनेंगे ये भी आपको दिखाई पड़ेगा अगले पोल में कि 70% ऑफ द पीपल, उनको लगता है कि लगभग 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और जहां अर्निंग्स आएंगी, जहां मुनाफा जो बेटर रहेगा, वहां आपको रिटर्न्स बनते हुए नजर पड़ेंगे। कौन से सेक्टर्स और थीम्स पे फोकस होगा? फाइनेंशियल सर्विसेज यानी PSU बैंक्स, NBFCs, यहाँ निवेश के बारे में बात कर रहे हैं। 60% लोगों को लगता है कि वहाँ अच्छी अर्निंग्स आएंगी। टेक यानी IT स्टॉक्स पे भी जो है ज़्यादा करके ब्रोकर्स और एनालिस्ट आपको तेज़ी में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि पिछले साल कैपिटल गुड्स पे लोग थोड़े ओवरवेट थे, इस टाइम केवल 10% ही यहाँ आपको वेटेज होता हुआ नजर पड़ेगा, तो कैपिटल गुड्स पे लोग थोड़ा बहुत अंडरवेट बन के चल रहे हैं। अगर हम कैश लेवल्स की बात करें तो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स के पास लगभग 10% के आसपास का कैश है, यानी 90% जो है उन्होंने फंड्स बाजार में ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखे हैं। बाजार उठापटक वाला है, इसीलिए शायद आपको ये 10% का कैश लेवल मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स के पास आता हुआ नजर पड़ रहा है। कौन से फैक्टर्स से आपको बाजार में जबरदस्त ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, GDP की ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी? तो ज़्यादा करके लोगों को लगता है कि जो केंद्रीय बजट है और ट्रंप की जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको लेके जो है बाजार में उठापटक रहेगी। इनफैक्ट ये दो बड़े इवेंट्स हैं, ट्रंप का जो पॉलिसी और जो केंद्रीय बजट है, जो बाजार को शेपअप करेगा 2025 के लिए। और आगे जाके अगर हम देखें तो जो फैक्टर्स हैं बाजार में जो मदद करेंगे बाजार को ग्रो करने में और GDP को ग्रो करने में, उसमें सबसे बड़ा जो आउटकम आया है वो है सरकारी केपेक्स। 75% लोगों को लगता है कि जो सरकारी केपेक्स अगर बढ़ेगा तो GDP ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको 2025 में आती हुई नज़र पड़ेगी। तो सरकारी केपेक्स पे लोगों का फोकस है, कितना आवंटन वहाँ होता है, कितना एग्जीक्यूशन होता है, वो खास नज़र पर रखना होगा। और आखिर में RBI का रेट कट, क्योंकि 2025 में RBI रेट कट की तैयारी कर रही है। लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि आधे बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5% के आसपास का रेट कट इस साल होगा। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये भी है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आधे % का रेट कट आप एक्सपेक्ट कीजिए RBI से। तो ये है वो महापोल जहां ज़्यादा करके लोगों को लगता है कि इस साल रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा मॉडरेट रखना चाहिए। बिल्कुल, अब इसी थीम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ हमारे जो अगले गेस्ट जुड़े हैं एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज़ त्रिदीप भट्टाचार्य। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये इस साल की हमारी पहली इंटरेक्शन, तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू आपको भी। इस साल इक्विटीज़ से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होंगी, किस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस होंगी, और अगर आप उसको थोड़ा ब्रेक कर सकें कि फर्स्ट हाफ कैसा रह सकता है, सेकंड हाफ कैसा रह सकता है? जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, आपके थ्रू आपके सब दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ये साल, जो पिछले साल जो हमने देखा 2024, वो था एक बेसिकली पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्शंस। काफी सारे नए गवर्नमेंट्स आए, टॉप 20 नेशंस अक्रॉस द ग्लोब में गवर्नमेंट चेंज दिखाई पड़ा और उसमें सबके पॉलिसीज अपने अपने तरीके से आए। उसका फाइनल आउटकम आएगा ट्रंप साहब जो Jan 20 को टेक ओवर करेंगे। और 2025 में मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स ऑफ अर्निंग्स थोड़ा सा देखने को मिलेगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स, ट्रेड बैरियर्स। ये पर्टिकुलरली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो है मैक्रो हेडलाइंस में पॉलिटिक्स ऑफ अर्निंग्स डोमिनेट करेगा। इस समय
जनरली आई वुड एक्सपेक्ट कि इक्विटी मार्केट जो है काफी वोलेटाइल रहने वाले हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जब हम जाएंगे तब अर्निंग्स विल स्टार्ट टेकिंग सेंटर स्टेज, और उस समय जो हमारा FY25 है, जब तक ये खत्म होगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि दिस वाज अ लॉस्ट ईयर ऑफ अर्निंग्स। सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिला। वहां से FY26 में मुझे एक अर्निंग्स रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है, पर वो थोड़ा सेकंड हाफ लोडेड होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वोलेटाइल फर्स्ट हाफ ड्रिवन बाय पॉलिटिक्स ऑफ अर्निंग्स, सेकंड हाफ में अर्निंग्स देखने को मिलेगा जिसमें कि जो मार्केट्स के लिए शायद पॉजिटिव रहे। ऐसा मेरा मानना है अगले 6 से 12 महीने में। अच्छा प्रदीप जी, चाहे प्राइस या निफ्टी स्टेबल रहे, बट कभी ना कभी निफ्टी की जब जब स्ट्रेंथ आती है उसको स्पॉन्सर आइदर इट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय निफ्टी आईटी और माइट बी निफ्टी बैंक। इस प्राइस पे निफ्टी बैंक काफ़ी हायर लेवल से रिट्रेस हो चुका है और इस प्राइस पे निफ्टी आईटी स्टिल अपने करियर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास प्लेस्ड है। आपने अर्निंग्स में सुधार अभी भी 6 महीनों के बाद बोला है कि वो होगा, तो ऐसे में अभी इस दौरान लीडरशिप किसके हाथ में रहेगी? जी, बहुत अच्छा सवाल। सो मेरे ख्याल में नियर टर्म में ये वोलेटिलिटी में थोड़ा सा डिफेंसिव रह के एंटर करना शायद बेहतर हो। सो मैं ये कहूँगा नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे गवर्नमेंट की काफी सारी डिसीजन मेकिंग पिछले साल नहीं हुई, वो मेरे ख्याल से Q4 में जो जैन मार्च क्वार्टर है उसमें हो, तो उसका बेनिफिशियरीज को फायदा हो। आईटी जबकि नया साल शुरू होगा, थोड़ा सा यूएस कॉर्पोरेट स्पेंडिंग की तरफ पॉजिटिविटी बनी रहे तो उसकी शायद लीडरशिप बनी रहेगी। सो कुछ हद तक कैपिटल गुड्स, कुछ हद तक आईटी, कुछ हद तक फार्मा, ये 3 सेक्टर मुझे नियर टर्म में लगते हैं कि जो शायद बेहतर कर जाएं। उसके बाद जैसे FY26 की अर्निंग्स की गति होगी उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो FY25 में एक ट्रेंड जो देखने को मिला जो थोड़ा नया था मार्केट्स के लिए, वो ये था कि पहली बार 3 साल में इंडिया में एक अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल देखने को मिला टू द ट्यून ऑफ एनीवेयर बिटवीन 6 to 8%। ये इंपॉर्टेंट है हमको नोट करने के लिए, क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि पिछले 2-3 साल से हम अर्निंग्स अपग्रेड देख रहे थे इंडिया में। पहली बार बिकॉज लैक ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग और थोड़ा मौसम का भी दारोमदार ठीक नहीं रहा, उसके चलते अर्निंग्स डाउनग्रेड देखने को मिले। ये अर्निंग्स डाउनग्रेड का रिवर्स होना मार्केट्स के लिए बहुत जरूरी है। और आप मुझे पूछें कि अगर ये क्या Q3 में होगा, जो कि जिसके की रिजल्ट भी आने वाले हैं, मेरा गेस होगा कि शायद नहीं। सो नियर टर्म में अर्निंग्स वोलेटिलिटी के चलते ये जो डाउनग्रेड साइकिल है ये कंटिन्यू करेगी। पहला जो अप साइकिल आने का चांसेस है वो है Q4 में, जो कि जैन मार्च क्वार्टर के नतीजे जो आएंगे अप्रैल मई जून तक। तो वहां तक की ये वोलेटिलिटी में एक थोड़ा सा डिफेंसिव आउटलुक लेके चलना ही शायद बेहतर होगा। उसके बाद फिर अर्निंग्स विल टेक ओवर। जी सर, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। त्रिदीप जी, पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी। सेक्टर स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, आपने आईटी और फार्मा का जिक्र किया, Q4 उसका अच्छा रह सकता है, आपने ये भी किया, लेकिन इनफैक्ट बताया। लेकिन 2024 के पन्ने पलटेंगे अगर हम, तो FMCG सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। क्या हालात सुधरते आपको नजर आ रहे हैं Q3 में, Q4 में? क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 2025 में आप इस पर्टिकुलर सेक्टर से? तो कंजम्पशन सेक्टर एकदम ट्विलाइट जोन में बैठा है मेरे हिसाब से। इसमें फर्स्ट हाफ तो इसमें अर्निंग्स की उम्मीद करना शायद मुश्किल है। यहाँ पे अभी भी FMCG में एक तो अर्बन कंजम्पशन में जो स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट होता दिख रहा है, और दूसरा ये कि इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ा हुआ है तो उसमें उसको कम होने में थोड़ा समय है, और तीसरा जो रूरल रिकवरी की जो हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ए कंजम्पशन स्टैंड पॉइंट, वो आते आते 3rd या 4th क्वार्टर कैलेंडर ईयर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में कंजम्पशन में इसको मैं टेल ऑफ 2 हाफ्स के हिसाब से देखता हूँ। ये हो सकता है 2025 का डार्क हॉर्स हो, कि पहले हाफ में आपको नेगेटिविटी दिखे और सेकेंड हाफ में एक रिकवरी आते हुए दिखे। तो मेरा मानना यह है कि शुरुआती तौर पे इसमें शायद अंडरवेट होना चाहिए, बट एज थ्रू द ईयर जैसे मौका मिले ये टर्न अराउंड, ये सेक्टर में टर्न अराउंड देख सकते हैं, पर्टिकुलरली ऑन द डिस्क्रिशनरी साइड। स्टेपल्स में मुझे थोड़ा सा डिसरप्शन होता दिख रहा है, वो समय होगा लगेगा ठीक होने में। सो कंजम्पशन सेक्टर वुड बी द डार्क हॉर्स फॉर 2025, ए वीक फर्स्ट हाफ फॉलोड बाय बेटर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। ओके, तो चलिए ये इस समय व्यू कंजम्पशन स्टॉक्स पर। त्रिदीप जी, क्विक कॉमर्स यहाँ पर काफ़ी लोग अब बेट लगा रहे हैं
ऑब्वियसली अभी तो 2 ही लिस्टेड स्टॉक्स हैं, लेकिन आगे जाके इस साल होपफुली 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा, और ये जो जोमेटो, स्विगी, इन सब में री रेटिंग हुई है, क्या आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, और यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस देखेगी क्या? ये कोई जो मैं कंजम्पशन में डिसरप्शन की बात कर रहा था, वो कुछ हद तक क्विक कॉमर्स का बड़ा होने का नतीजा है। पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में जिस हिसाब से कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन होने के तरीके, मतलब जैसे रिटेल हुआ वर्सेस क्विक कॉमर्स, इसमें एक सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो रहा है। इसके लिए अर्निंग्स का भी इम्पैक्ट है, और जो मार्केट शेयर गेन कर रहा है वो है क्विक कॉमर्स। तो ये क्विक कॉमर्स को मैं मार्केट शेयर गेन करता हुआ देखता हूँ। और ये इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि कंजम्पशन का जो स्टाइल है अर्बन कंजम्पशन का, वो चेंज करने की नौबत आ जाएगी अगले 1-2 साल में। लेकिन इसमें अभी बिग प्लेयर्स एंटर होने बाकी हैं, और जब वो आएंगे तब ये सेक्टर के अंदर में भी उथल पुथल मचेगी। लेकिन क्विक कॉमर्स मार्केट शेयर वर्सेस ट्रेडिशनल रिटेल में मैं क्विक कॉमर्स को ज्यादा मार्क्स दूंगा, और ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स जो इस स्पेस में विनर्स होंगे उसमें अच्छे पैसे बनेंगे। अच्छा दिलीप जी, ये अभी हालांकि एफएमसीजी का कुछ देर पहले जिक्र हुआ था, मैं थोड़ा सा संबंधित प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को केंद्रित करूँगा या फिर फोकस्ड रखूँगा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में। यहाँ पे बीता वर्ष CY24 बेहद शानदार रहा। लुक एट वोल्टास, हेवल्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया इन्होंने। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए, देन डिक्सन वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। इस पर आपका टेक क्या है? इस वक्त हायर लेवल्स पे अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं? ये दोनों जो चीजें आपने बोली, इन दोनों के ड्राइवर्स थोड़े अलग अलग हैं। जैसे ईएमएस जो पार्ट है, इसमें तो मैं स्ट्रक्चरल बुल हूँ। मेरे हिसाब से थोड़ा सा जब भी डिक्लाइन मिले ईएमएस रेटेड शेयर्स में, हमारी कोशिश ये रहती है कि उसमें हम अपना पोजीशन बढ़ाएं, क्योंकि जो मोदी जी का टारगेट है $500 बिलियन बाय 2030, उसके आजू बाजू इर्द गिर्द भी अगर हम पहुंचे, सो दैट मीन्स सेक्टर का जो ग्रोथ होगा वो करीबन 30% होगा। फिर उसमें जो मार्केट शेयर गेनर्स होंगे उसमें ग्रोथ और बेहतर होगा। तो वो तो एक सनराइज सेक्टर हुआ। लेकिन उसको छोड़ करके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में पिछले 2-3 साल में जो समर का रुझान था वो उतना अच्छा नहीं हो पाया, इसलिए इनके नतीजे खराब थे। तो बेस बेहतर था, इसलिए पिछले साल जो शेयर्स के आपने नाम लिए, जो कंपनीज के आपने नाम लिए, उन्होंने अच्छा किया। ये साल समर कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा ये शेयर्स कैसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा सिक्लिकल है। दूसरा जो आपने ईएमएस बोला वो स्ट्रक्चरल है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, पर्टिकुलरली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मुझे अच्छे खासे पैसे बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो आपने बोला उसको छोड़ के मैं बिल्डिंग मटेरियल्स, उनका भी नाम लेना चाहूंगा, जो कि शायद अगले 12 से 15 महीने जिनके तारे शायद बेहतर निकले, क्योंकि वहां पे बेस काफी बेहतर हो चुका है, और रियल एस्टेट की जो अपसाइकिल है उसका थोड़ा सा सेकेंडरी इम्पैक्ट उनमें देखने को मिले। जी बिल्कुल। सर, दूसरे सेक्टर पर रुख करते हैं। एनर्जी सेक्टर की बात करना चाहूँगी मैं। इस साल अगर आप देखें तो निफ्टी एनर्जी ने 0.25% का रिटर्न दिया है, और बजट के टाइम पर ये सेक्टर और ज़्यादा फोकस में आ सकता है, क्योंकि अब बजट ज़्यादा दूर है नहीं। तो जिस तरीके से सरकार की नीति अगर आप देखें, सोलर एनर्जी को और बूस्ट मिलना, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, तो ये स्पेस फिलहाल आपको कैसे लग रहा है? इनफैक्ट अगर 2025 के फर्स्ट हाफ की ज़्यादा बात करें तो इसमें हम अंडरवेट हैं, और शायद अंडरवेट ही रहे नियर टर्म में। हमारा मानना ये है कि जब तक जो ग्लोबल ग्रोथ का माहौल है वो चेंज नहीं हो जाता, तब तक ग्लोबल कमोडिटीज, चाहे वो मेटल्स हो या फिर क्रूड ऑयल हो, उनपे एक तेजी देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और दूसरी बात ये कि जो केवल इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली रिन्यूएबल्स की तरफ फोकस काफी बढ़ रही है, गिवन ग्लोबल वार्मिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसके चलते, और प्लस अगर आप ट्रम्प के पॉलिसीज देखें, इनको जोड़ करके देखें, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से जो नियर टर्म है, अगले 3 से 6 महीने में शायद क्रूड ऑयल और कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी में ना रहे, ऐसा हमारा मानना है। और उस हिसाब से हम अंडरवेट भी हैं इन सेक्टर में फ्रॉम अ ग्रोथ स्टैंड पॉइंट। इनवैल्थ सीएनबीसी आवास की खबर पर मुहर लगी, जो लक्ष्मण जी ने आपको सबसे पहले न्यूज़ ब्रेक करके दी थी। 3,850 करोड़ का एक पैकेज फर्टिलाइज़र कंपनियों के लिए, और एक अतिरिक्त सब्सिडी इस पर एक कैबिनेट की तरफ से, जो नए साल की पहली कैबिनेट है, उस पर एक मंजूरी मिली। तो सीएनबीसी आवास की खबर पर मुहर। और ध्यान रखिएगा, अब आपको सीएनबीसी आवास के साथ ही जुड़े रहना है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से 1 महीने में आएगा बजट,
और बजट से रिलेटेड बहुत सारी खबरें होंगी जो सबसे पहले आप सिर्फ CNBC आवाज़ पर देखेंगे। और ये सारी की सारी खबरें जो हैं ये मार्केट मूविंग होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वीरू, एक और रीज़न है कि क्यों आपको अब यहाँ से CNBC आवाज़ ही देखना है, क्योंकि ये खबरें आपको सबसे पहले CNBC आवाज़ पर ही देखने को मिलेंगी। और आज एक बहुत शानदार ट्रेड इस स्पेस ने दिया आपको। वीरू, अनुज, इनफैक्ट 12 बजे मैं ही कार्यक्रम करता फ्यूचर एक्सप्रेस जब ये हमने खबर ब्रेक की थी, और देखिए हू बहू वो खबर। तो अब बजट तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और लक्ष्मण जी जो है ना अनुज, अब इस वक्त तटस्थ हैं बिल्कुल पार्लियामेंट के पास, ठंड में ही सही लेकिन हाँ बिल्कुल तटस्थ हैं। अब आते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक की अप्रोच पर। इट्स नाउ 23730, 51,030। अनुज, ये प्रभावशाली क्लोजिंग कहेंगे, कितनी कहेंगे, या फिर हम अभी भी स्केप्टिकल मोड में हैं? कल के लिए अप्रोच क्या रखेंगे? वीरू, आज मैं थोड़ा सा अप्रोच अपने डिफरेंट रख रहा हूँ। मैं आज की क्लोजिंग को काफ़ी अहमियत दे रहा हूँ, क्योंकि आज मार्केट ने एक कल के लो को ऑलमोस्ट निफ्टी पर काफ़ी करीब गए, बैंक निफ्टी में तोड़ा और फिर रिकवरी दिखाई। हालांकि टुवर्ड्स द एंड बैंक निफ्टी फिर हल्का सा नीचे आया हायर लेवल से, लेकिन मेरा ये मानना है कि निफ्टी में तो लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। बैंक निफ्टी में अगर आप कैरी कर रहे हो थोड़ा भली ज़्यादा रिस्की हो, लेकिन निफ्टी में मैं ये कहूँगा कि अपनी पोजीशन कैरी करें। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं कि महीने की एंड की हो, देखिए अब तो महीना शुरू हुआ है, महीने की एंड की कॉल्स काफ़ी महंगी होंगी, उनको बेचकर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं, ताकि आप एटलीस्ट कल, वैसे कल कोई गैप डाउन के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि आज तो अमेरिकन मार्केट्स बंद होंगी, तो कल वहाँ से तो कोई क्यू मिलेगा नहीं हमें। एशिया कल खुलेगा छुट्टी के बाद, वहाँ देखते हैं किस तरीके के क्यूज़ मिलेंगे। और हेजेस को आप कल रिमूव कर सकते हैं। अगर गैप डाउन हुआ तो वो हेज आपको बचा लेगा, अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो क्योंकि मंथ एंड की है तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें मूव आने वाला नहीं है, वो सिर्फ आपको हेज करने के लिए है। और मेरा ये मानना है कि ये जो स्विंग है निफ्टी की, ये एक बार के लिए वापस 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी, जो 23,850 से 23,900 के करीब है। तो और 150 पॉइंट की इस स्विंग में रैली शायद बाकी है। 23,900 पर मेरा ये मानना होगा कि आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करें और उस हिसाब से अपने ट्रेड को अप्रोच करें। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं और पहले चलते हैं यतिन के पास डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर BTST ट्रेड्स। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज टाटा मोटर्स के नंबर्स जो ऑटो के हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन डीलर्स को लगता है कि नंबर्स भी अच्छे आएंगे और सेटअप भी ठीक ठाक बन रहा है। डीलर्स को लगता है कि FI के शॉर्ट कवरिंग के चलते भी ये काउंटर में थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है, तो यहाँ वो BTST की एडवाइस दे रहे हैं और उनको लगता है कि 760 से लेकर 775 के जैन फ्यूचर्स के टारगेट्स के लिए यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा, और पिछले 3-4 दिनों से फार्मा ऑब्वियसली एक फेवर्ड ट्रेड है डीलिंग रूम्स में। स्टॉक में पिछले आधे घंटे में अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है और डीलर्स को लगता है पोजिशनली यहाँ भी 1400-1450 के टारगेट्स आ सकते हैं, तो ये भी एक बाय कॉल डीलर्स की तरफ से आ रही है आज। बाय कॉल डीलर्स की तरफ से। मीनवाइल आज, शुक्रिया यतिन, आज कुछ स्टॉक्स जो चले उनमें SJVN, आज सुबह से हमारी इस चैनल पर बात हुई है, आई थिंक शानदार ट्रेड रही वो SJVN की। उसके अलावा मुथूट फाइनेंस का चार्ट देखिए, 3.5% ऊपर। ये स्पॉटलाइट का शॉर्टलिस्ट था, तो खैर लिया नहीं इसको, लेकिन जिसको लिया वो भी अच्छा चला, ऐसा नहीं है कि नहीं चला। और उसके अलावा कोरोमंडल, एक बार कोरोमंडल का चार्ट लेकर आई जरा, 1942 पर फ्यूचर्स में और 1931 पर स्पॉट में कोरोमंडल बंद हुआ, तो शानदार क्लोजिंग यहाँ पर आपको कोरोमंडल में भी दिखाई देगी। चलिए अब एक काम करते हैं, BTST ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा सर, क्या कैरी करें? गुड मॉर्निंग। मैं कैरी वही करूंगा जो कल 3 बजे दिया था स्टॉक, वोल्टास। आज अच्छा है, मूव अराउंड 2% अप है, अभी भी अच्छा लगता है। 1829 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप लगाएंगे करीब 1810 का, पर 19 रुपए का टारगेट 1850। यस, वोल्टास एक बेहद शानदार क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ और टेक्निकल सेटअप हर लिहाज से बेहद शानदार। ये होगी वोल्टास। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, L&T फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। अब ऐसा लग रहा है कि 135 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया है। इंट्राडे चार्ट पे कंफर्मेशन आया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, तो यहाँ पर एक बाउंड बैक देखने को मिल सकता है। तो L&T फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करनी है। 136 के आसपास के फ्यूचर चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 134.75, 134.75 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 139 के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं, BTST STBT? BTST देखिए श्रेया जी, यहाँ पे डाबर का चार्ट देखिए, मुझे लगता है आज यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। डेली चार्ट पे भी 10-20 DMA को सरपास किया है विद द राइज इन वॉल्यूम।
तो कहीं ना कहीं लगता है कि एज ए BTS ये ठीक रहेगा, लो बीटा भी रहेगा, तो इसका टारगेट होगा 526 to 530। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 507 का। डाबर। ओके, डाबर। चंदन, आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल मैं फोकस करूंगा यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट पे, हाई स्पिरिट ऑन न्यू डे, और लगातार यहाँ पे हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में, डेटा सेटअप भी काफी अच्छा है। 3-4 दिन पहले काफी अच्छा डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिला था। तो 1625 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 1715 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। चंदन जी जाने अनजाने इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। पहले आइस क्यूब्स, अब उसके बाद USL हाई स्पिरिट्स। सोनी जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, यहाँ पे BTST रहेगा वरुण बेवरेजेस पे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव है आज वरुण बेवरेज पे, और एक रेंज ब्रेकआउट को अप्रोच कर रहा है। पोजिशनली मुझे लगता है कि ये 720 प्लस टेस्ट कर सकता है जैन सीरीज में, बट BTST के लिहाज से 640 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है 685 का। वरुण बेवरेजेस 650 पे आपका बाय कॉल है। खाने पीने की कोई कमी नहीं। 650 पे वरुण बेवरेजेस करीब के 2% ऊपर। आशीष जी, ये बताइए आपको इस नहीं, अच्छा मेरे ख्याल से वो है नहीं। इसको छोड़ते हैं, काम करते हैं। मैं आपके स्कीम पे ब्रेथ रखता हूँ। आज ब्रेथ यकीनन कल की तुलना में थोड़ी सी अच्छी होगी, और लिखिए आइए जरा प्लीज़ ब्रेथ। आज लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टेट्स क्या कह रहे हैं? यस, इट्स फार बेटर वर्सेस लास्ट डे। 96 लॉन्ग, 44 में शॉर्ट कवरिंग, 62 में शॉर्ट और लगभग 22 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। 96 लॉन्ग कहाँ से, आइए देखते हैं ज़रा प्लीज़। मेरे ख्याल से आज SJVN में काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुए हैं। 5.5% का यहाँ पे इजाफा। देन IRB इंफ्रा, मुथूट फिनेंस, कल्याण ज्वेलर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। पिछले कुछ सेशंस में इसने लीडरशिप अपने हाथ में रखी है जब से टाइटन बैकफुट पे। देन वोल्टास, बाकी IRFC, यूनाइटेड ब्रेवरीज, वरुण बेवरेजेस, अदानी टोटल और IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग थी। आज मंदी के चपेट में कौन कौन से स्टॉक रहे जरा वो लेके आइएगा। और दैट आई थिंक शॉर्ट बिल्डअप जहाँ पे हुआ उसमें क्रॉम्पटन, कैनफिन होम्स, पेटीएम, प्रेस्टीज एस्टेट्स और इंडियन बैंक है। ये कुछ काउंटर्स थे जो कि आज बैकफुट पे रहे। मैं ये रही लॉन्ग अनवाइंडिंग। एस्कॉर्ट्स, कुबोटा, मैक्स फाइनेंशियल्स, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ। आज फार्मा में कुछ और कुछ हेल्थ केयर स्पेस में आज प्रॉफिट टेकिंग जरूर नजर आई। मैं एक स्टॉक आपके स्कीम पे ला के रखता हूँ जहाँ पे जाते जाते एक बार जरा बात जरूर करेंगे। इस पर मैं चंदन का व्यू लूँगा। चंदन, मेरे ख्याल से एक स्टॉक लॉरस फार्मा में, क्या स्टॉक रहा है ये? मेरे ख्याल से मिड नवंबर से इसने डोमिनेट करना शुरू किया। अब ये अपने करियर की आज मेरे ख्याल से आज ये इसका बेस्ट क्लोज है, ऑल टाइम हाई। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई अप्रैल 2022 का था, उसको क्रॉस करता हुआ। अब क्या चैनल और क्या पोजीशन है आपका इस पे? बिल्कुल, देखिए ये मल्टीपल ईयर्स के हाई पे है, और आई थिंक इसका हाई 2021 में 723 के आसपास था। उसके टारगेट्स पोजिशनली बनने चाहिए। देखिए लगातार पिछले 3-4 दिन से हम यहाँ पे रिकमेंड भी कर रहे हैं लोअर स्लीप, क्योंकि डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और वीकली चार्ट में पोल एंड फ्लेक का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। सेटअप काफी अच्छा है, और उसके अलावा पूरे निफ्टी फार्मा में मोमेंटम है, तो इसके लिए लोअर्स का पॉजिटिव पैटर्न इसको एक ज्यादा मोमेंटम दे रहा है। तो खरीदारी की सलाह इंटेक्ट रहेगी। 600 का सपोर्ट रहेगा और टेलिंग सपोर्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है। ऊपर में जो टारगेट बनेंगे वो 642 के आसपास के बनने चाहिए। लॉरस लैब। अनुज सर, आपने जिक्र किया था, मुझे याद है कि आपने कहा था कि मार्केट में बड़ा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है, लेकिन अहम सवाल ये कि ये पॉजिटिव कब होगा? ओके, पॉजिटिव कब होगा? देखिए टाइम लगेगा उसमें, तो 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होगी श्रेया। सबसे पहले तो आज जैसे मार्केट ब्रेड्थ है 3:1 की, ऐसी मार्केट ब्रेड्थ, देखिए 3:1 तो बहुत वाइल्ड मार्केट ब्रेड्थ है, ऐसी तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन 2:1, 1.5:1 इस तरीके की मार्केट ब्रेड्थ हो, इवन 1:1 हो 3-4 दिन, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि 200 डे मूविंग एवरेज पर हम ना रुकें, वो करीब करीब 23,850 से 23,900 पर है। और उसके बाद कंडीशन होगी कि ना सिर्फ हम 20 डेमा को रिक्लेम करें, बल्कि 20 डेमा जो फॉलिंग है वो वापस अपसाइड की तरफ रुक करे। तो वो मेरे ख्याल से लेवल्स आएंगे करीब करीब 24,100, 24,200। तो एक तो यहाँ पे रुके नहीं हम, दूसरा 24,100, 24,200 क्रॉस करके उसके ऊपर टिके हम, 3-4 दिन टिके, और ये सब हो एक अच्छी मार्केट ब्रेड्थ के साथ। अगर ये सब हुआ
और ये सब बहुत सारे अगर जोड़ दिए मैंने, अगर ये सब हुआ तब तक हम पहुंच जाएंगे अर्निंग सीज़न के एकदम मिडिल में, और उस समय अगर अर्निंग्स पर मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया तब आई थिंक ट्रेंड बदलेगा, क्योंकि जो पिछले 3 महीने का ट्रेंड रहा है ना, उसने मार्केट को इतना वीक कर दिया है कि कोई भी रैली पर भरोसा नहीं है। ये 10 या 12 दिन पहले की बात है, हम 24,800 पर आ गए थे निफ्टी पर। तब ऐसा लग रहा था कि मार्केट में करेक्शन खत्म हुई, बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट हाई पर आ गया था, एक फीलिंग आ रही थी उस समय। तो इसलिए एक वजह से दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इस समय वो वाला मामला है। कोई भी रैली जो होगी ना, उसमें आप थोड़ा सा एक व्यू लेके चलेंगे कि पता नहीं ये टिकेगी या नहीं टिकेगी। बिल्कुल। मीनवाइल दिसंबर का जीएसटी कलेक्शन ये थोड़ा ख़राब रहा, नंबर 3% घटकर आया मंथ ऑन मंथ 1.77 लाख करोड़ पर। तो खैर एनीवे, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स थे। वीरू ने जाते जाते लॉरस लैब्स स्पॉट किया, अच्छा मूव रहा यहाँ पर। एक टुवर्ड्स द एंड एक बार यूनियन बैंक देखते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था पीएसयू बैंकों में कोई स्पेसिफिक मूव नहीं, लेकिन यूनियन बैंक में अच्छा मूव आया। एक और स्टॉक जहाँ अच्छे मूव्स हैं वो है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा आज सुबह कॉल थी किसी की, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी थी, लेकिन आईआरबी इंफ्रा पर आज एक सुबह कॉल दिया गया था और अच्छा मूव आया आईआरबी इंफ्रा पर। यहाँ पर भी इस समय आपको अच्छे मूव्स आते हुए दिखाई देंगे। इस पर एक व्यू लिया जाए, सोनी जी आईआरबी इंफ्रा रीसेंट एंट्रेंट एफएनओ में, हालांकि काफ़ी वोलेटाइल है, 60 रुपये का स्टॉक। कोई व्यूज़ पर? अनुज जी, यहाँ पे आज जिस तरीके से फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है। मुझे लगता है यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है। पोजिशनली टुवर्ड 62 का एक इमीडिएट हर्डल है, 62 के ऊपर मुझे लगता है कि टुवर्ड 65 और 68 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। लॉन्ग्स होल्ड करना चाहिए यहाँ पे 7 के स्टॉप लॉस के साथ। करंट लेवल से आप बाई कर सकते हैं, ऑलरेडी कोई लेके रखें तो 57 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। पोजिशनल टारगेट 65 के लिए यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। एक बार अपना फैमिली ग्रुप चेक करिए, शिल्पा जी ने कहीं मैसेज तो नहीं भेजा आपको कि ये सुबह मेरी ही कॉल थी? वो सुबह कॉल शिल्पा जी की थी एक्चुअली, आईआरबी इंफ्रा पर। वीरू 60 रुपये का टारगेट था उनका, और 60 और 62 के, और 60 रुपये इसका रेट, तो पहला टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर जाते थे। मुझे याद था कि सुबह कॉल थी, लेकिन ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। कोइंसिडेंस देखिए, सवाल मैंने फिर सोनी जी से ही पूछा है इसके ऊपर। शिल्पा जी और ये सोनी जी के नाम में हमेशा कन्फ्यूजन भी होता है, और उनकी कॉल्स में अगर आप देखें बहुत एक समानता भी होती है। आपने गौर किया मनोज, आज शिल्पा जी की 2 कॉल्स थी, आईआरबी और एक आपका ये एसजेविन, है ना, दोनों ने बहुत अच्छा किया। ये आईआरसीटीसी का कोई मुरीद है कि नहीं इस कार्यक्रम में? जरा ये भी पूछ लेता हूँ। आईआरसीटी आज 4.25% ऊपर था, ये इस पर कोई टेक आपका चंदन, या फिर अवॉइड ही करें इसको? लोअर ट्रेजेक्टरीज में अभी भी है। देखिए, कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी में बॉटम अप्रोच बन रहा है, और इनफैक्ट ऐसा मानना है कि अब जो आगे थीम रहेगी वो कहीं ना कहीं बजट पे रहेगी, और सिलेक्टिव रेलवे काउंटर में रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट जो कल का जो प्राइस बिहेवियर था वो काफी इंटरेस्टिंग था, और टेक्निकली देखें तो एक बुलिश एनगल्फिंग प्राइस पैटर्न बना है, और ये प्राइस पैटर्न लगभग 30-32 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद बना है। तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस मिलेंगे। तो हर तथ्य से मिला के मेरा मानना है कि थोड़े से शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बनेंगे, उसको यहाँ पे प्ले करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काउंटर में फेवरेबल है, क्योंकि ऊपर में लगभग 1140 से अभी स्टॉक 770 के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो बाउंस के लिए हम प्ले कर सकते हैं। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 772, अपसाइड में टारगेट बनेंगे 820 के आसपास। अनुज, एक चीज देखिए, आपने 2 स्टॉक्स को देखिए, मैं लुक एट एस्ट्रल, मतलब इन दोनों स्टॉक्स का दुख कम ही नहीं हो रहा है। ये एस्ट्रल 1651, और मेरे ख्याल से अगर मैं कंपेयर करूं जुलाई 2024 से, 2400 रुपये का ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1651 पे। लुक एट पिडिलाइट, आई मीन मतलब आप सोचती है, हम अक्सर मशरूफ़ रहते हैं एशियन पेंट्स की बात करने के लिए, बट जितना सिवियर डैमेज इस बार रियल स्टेट एंसिलरी में हुआ है, लीविंग आई थिंक पॉली के अपार्ट, वाकई आई मीन समझ से परे है थोड़ा सा। समझ से परे, बिल्कुल सही बात कही आपने, समझ से परे, क्योंकि रियल एस्टेट इतना अच्छा कर रहा है। एस्ट्रल का तो आई थिंक हम 52 वीक लो पर होंगे, मेरे ख्याल से उसके आसपास ही होंगे। मतलब एक बस का 52 वीक हाई और लो की प्लेट देख लेते हैं, और इनफैक्ट दोनों का एक बार ना 1 साल का चार्ट ले आइए जरा, 1 साल के चार्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एस्ट्रल का भी, पिडिलाइट का भी। अच्छा, पिडिलाइट आपको याद होगा, हाँ, ये एस्ट्रल ऑलमोस्ट मोर और लेस, हाँ, 52 वीक लो ही है, कल भी लगाया था इसने 52 वीक लो।
पिडिलाइट की जहाँ तक बात है ना, पिडिलाइट का स्लाइटली लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं। पिडिलाइट के केस में आपको याद होगा वीरू, जब एशियन पेंट्स में करेक्शन आ रही थी तब पिडिलाइट ने आउट परफॉर्म किया था। अभी 12 महीने के चार्ट में ये आउट परफॉर्म कर रहा है 6%, लेकिन रीसेंट गिरावट जो है वो समझ से परे है, क्योंकि ये एशियन पेंट्स की गिरावट समझ में आती है कि वो उनकी कंपटीशन इतना बढ़ गया। पिडिलाइट के केस में तो मोनोपोली है, तो इसके लिए नियर मोनोपोली है, तो इस केस में मुझे थोड़ा सा सरप्राइज है जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा है। तो जैम और वाकई आई मीन एक होता है ना, ठीक है 10 डेमा तक, 20 डेमा तक, 200 डेमा तक, बट ये फॉल अब ओवर एक्सीड कर रहा है। और मेरे ख्याल से अगर मैं पैमाइश करूँ ना, तो जो लास्ट 3-4 फॉल्स थे पिडिलाइट के, ये उससे ज़्यादा एग्रेसिव है। और जहाँ तक एस्ट्रल का सवाल है, एस्ट्रल को अगर मैं कुछ देर के लिए वीकली चार्ट्स पे मेरा ये वीकली पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट मेरे ख्याल से ये अगर आप देखिए ना 2022 का जो की गिरावट थी उसको भी कहीं हद तक ओवर एक्सीड कर चुका है। बट अगर क्लोजिंग में कोई ट्रेड बेहद शानदार रहा तो वो है लॉरस लैब। जरा स्क्रीन पे लिखे आइएगा। और मैं अभी कुछ देर पहले जो ओआईश को शॉर्ट कर रहा था कल के लिए, इंटरडे ओआईश को टिक बाय टिक चार्ट लिखा है, ये अभी पिक किया था कुछ देर पहले 613 के आसपास, ना 61680। क्या खूबसूरत क्लोज की तरफ ये बढ़ता हुआ। मेरे ख्याल से फार्मा में सबसे बड़ी लीड जिससे स्टॉक ने ली है वो ये है। बाकी दवा में और दारू में यूएसएल यूबीएल दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ऑटो में मारुति का सेशन बहुत अच्छा रहा आज। बाकी पीएसयूज में एसजेवीएन, आईआरबी इंफ्रा, और एक स्टॉक और है, मतलब एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स और दैट बीएफसी, कैम्स, एंजल वन, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक तो और स्टॉक्स पर एक व्यू लेना चाह रहा था। क्रॉम्पटन लेकर आइए एक बार जरा। क्रॉम्पटन में एक ब्रेकडाउन दिख रहा है अब, और वो पूरी की पूरी रैली का ब्रेकडाउन है इनफैक्ट। ये गाबा सर एक बार क्रॉम्पटन का चार्ट देखिए आप। क्रॉम्पटन कंज्यूमर 375 पर काफ़ी वीक हुआ ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल 9 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वो लग रहा था कंसोलिडेशन, लेकिन वो ब्रेकडाउन हो गया वहां पर। आज टूटा है, 390 तोड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब ट्रेड कर रहा है 375। जैसे ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से लगता है वो जो पूरा पैटर्न देखें तो 350 पॉसिबल है कंटेंट पे। सिर्फ एक डीप स्टॉप लगाना चाहिए, जरूरी है। क्वांटिटी कम कर सकते हैं लेकिन स्टॉप डीप होना चाहिए 385 390 का, और शॉर्ट कर देना चाहिए कंटेंट। पैसा बिल्कुल 385 390 का स्टॉप लगा के शॉर्ट कर दीजिए। 350 तक के टारगेट्स ओपन हुए यहाँ पर क्रॉम्पटन में। निफ्टी मीनवाइल ऑलमोस्ट, एक बार इंटरडे दिखाइए जरा निफ्टी का, क्योंकि मैं वॉल पर जाऊँ, वॉल पर इंटरडे नहीं दिखेगा। उससे पहले एक बार देखिए जरा, ऑलमोस्ट निफ्टी ने कोशिश की डे हाई पर जाने की। डे हाई था करीब 23,822 का, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वापस कोशिश की उसको रिक्लेम करने की। चलिए अब वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की मार्केट क्लोजिंग। निफ्टी 117 पॉइंट ऊपर, यानी कि आधा %। निफ्टी बैंक करीब आधा % ऊपर, और उसके अलावा निफ्टी आईटी यहाँ पर करीब 0.1% का मूव रहा। अब मिड कैप इंडेक्स करीब 0.4% ऊपर था, और स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पर भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और उसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन, 1800 बढ़ने वाले शेयर, 600 गिरने वाले शेयर, मतलब 3:1 का एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिला। चलिए अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, सेक्टोरल ट्रेंड्स कहाँ रहे, कैसे रहे। उसमें सबसे ऊपर जो सेक्टर्स रहे उसमें फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, ऑटोज़। कैपिटल गुड्स और ऑटोज़ में अच्छे मूव्स थे, निफ्टी बैंक में अच्छे मूव्स थे, एफएमसीजी आधा % ऊपर, फाइनेंशियल्स आधा % ऊपर। इंडेक्स जो नीचे था एक ही था एक्चुअली, रियल एस्टेट, वो करीब 1% नीचे था आज के ट्रेड में। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं आज का, और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। तो मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप गेनर्स आज निफ्टी में। ऑटो नामों का आज थोड़ा सा बोलबाला था। टाटा मोटर्स उसमें ऐड करिए, उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक। लेकिन सपोर्ट मार्केट को दिया दो बड़े स्टॉक्स ने, रिलायंस ने और एचडीएफसी बैंक ने, इन्होंने सपोर्ट किया। उसके साथ आप जोड़ दीजिए इन्फोसिस और टीसीएस को भी। स्टॉक्स जो नीचे रहे उनमें हिंडाल्को करीब 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पर भी करीब 1.5% की गिरावट थी, अदानी पोर्ट्स में 1% की गिरावट थी, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, ट्रेंड, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको हल्की सी वीकनेस दिखाई दी। लेकिन मार्केट क्लोजिंग और एक अच्छे नोट पर कहना होगा, 2024 जितना ख़राब था, एटलीस्ट 2025 का सेकेंड हाफ जितना ख़राब था, उसके मुकाबले 2025 की एटलीस्ट शुरुआत अच्छी हुई। बीरू, आज अगर आप देखें अनुज, तो एटलीस्ट इस इंडिसेस जिस तरीके से हरे निशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत दिनों बाद एक अच्छी फीलिंग हुई।
पे आ रही है। एटलीस्ट 2025 की शुरुआत अच्छी हुई। आज सीएस सौदा नहीं था, आज मॉर्निंग कॉल नहीं था, लेकिन कल ये दोनों कार्यक्रम सुबह आपको फिर बदस्तूर CNBC आवाज़ में मिलेंगे। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में पूरे पैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।